हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी के ऑल चैप्टर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी फर्स्ट बुक और जो सेकंड बुक है दोनों के ही जो क्वेश्चन आंसर्स है आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। आपको दो बार या किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं उनके लिए भी कल वीडियो आ जाएगी, तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भूगोल क्या है। देखिए, भूगोल का मतलब होता है, ग्रीक शब्द है ये, पहली बात तो ग्रीक शब्द है। जो दो शब्द इसमें से निकल के आते हैं, एक होता है जियो, एक होता है ग्राफोस। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। तो टोटल मिला के जो मतलब निकलता है जियोग्राफी का, वो है पृथ्वी का वर्णन करना, उसके बारे में बताना। और भूगोल शब्द का सबसे पहले जो प्रथम उपयोग किया था वो इरेटोस्थेनीज ने किया था, और इरेटोस्थेनीज ही हमारे जो भूगोल है उसके पितामह का मतलब है, फादर ऑफ आपका ज्योग्राफी भी कहे जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन एक नेक्स्ट में हमारा बनता है कि भाई क्या, कहाँ और कैसे वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका उत्तर भूगोल देता है, या फिर कह सकते हैं कि किस आधार पर कह सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट कि यार भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, साइंटिफिक आपका सब्जेक्ट है। तो पहली बात, भूगोल जो है एक वैज्ञानिक विषय है, और वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल के निम्नलिखित हम तीन प्रश्नों को समझते हैं। पहला होता है क्या। अब भूगोल भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं। जो क्या प्रश्न उत्तर करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो भूगोल है वो हमारी भूमि, भूतल का मतलब हमारी भूमि में जो प्रकृति है, हमारी संस्कृति है, उसके प्रतिरूप के बारे में, उसके मतलब स्ट्रक्चर के बारे में, लगभग पहचान के बारे में बात करता है। और एक प्रश्न निकल के आता है कि ये है क्या। ठीक है, क्या कहता है, क्या है। दूसरा, कहाँ। कहाँ का मतलब है कि अक्सर भूगोल यह प्रश्न पूछता है भौतिक और सांस्कृतिक तत्व जो हमारे होते हैं उनसे जुड़े प्रश्न, कि भाई कोई चीज़ है तो कहाँ है, ये क्यों है, कहाँ है। और लास्ट में ये प्रश्न करता है कि क्यों, ऐसा है तो क्यों है। मतलब किसी भी चीज़ के बीच में अगर कोई संबंध है, कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो हम अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। वैसे ही भूगोल भी हर चीज़ में प्रश्न पूछता है, क्या, कहाँ और क्यों। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ भूगोल की शाखाएं, ये एग्जाम में आपका आता है, और भूगोल की जो भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं उनको समझते हैं हम लोग। भौतिक भूगोल का मतलब फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी होती है। अब भू आकृति विज्ञान, देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। भू आकृति विज्ञान जो है, भूपृष्ठ हमारी मतलब जमीन पे पाई जाने वाले जो महाद्वीप है, उनके पत्थर है, घाटी है आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। जलवायु में, जिसमें हम वर्षा के बारे में, जिसमें हम वायुदाब के बारे में और जलवायु से संबंधित हमारे एटमॉस्फेयर से संबंधित सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। जल विज्ञान, जिसमें हम नदियों का, झीलों का, हिमानियों जो बर्फीले क्षेत्र है, और जलवाष्प का, और प्रकृति द्वारा और मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और चौथा, हम मृदा का अध्ययन करते हैं कि भाई जो मृदा है वो उत्पादकता का स्तर क्या है, वो किस प्रकार की मृदा है, तो इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ भूगोल विषय का अध्ययन क्यों जरूरी है, यह एक भूगोल के बच्चे को तो पता ही होना चाहिए कि आप पढ़ क्यों रहे हो। क्योंकि यार किसी ने अगर पूछ लिया कि क्यों पढ़ रहे हो भूगोल, और तुम चुप रह जाओगे, तो वहाँ तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, वहाँ भूगोल की बेइज्जती होगी। तो थोड़ा याद रखो कि भूगोल का अध्ययन हम इसलिए करते हैं ताकि मानव समाज में पाए जाने वाली जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, उसको आसानी से समझ सकें। विश्व में शांति और भाईचारा भी मजबूत करता। देखो, ये बात आपको लगता है ज्योग्राफी में आपने सोचा, बट ऐसा है, भूगोल जो है उसको पढ़ने के बाद विश्व में शांति और भाईचारा आप बना सकते हैं, क्योंकि आपकी समझ अच्छी होगी भूगोल के, पृथ्वी के बारे में। उसके बाद देखिए, हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा समय और स्थान के संदर्भ में ऐसी विविधताओं को पैदा करने वाली जो कारक है उनकी तलाश में योग्यता देता है। कहने का मतलब, आज जो समय आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी समय हो रहा है, तो ये किसने बताया, समय के बारे में जो बात की गई वो भूगोल में ही की गई, और विद्वान जो विश्व के रहे उन्होंने अपनी बातों को अग्री करके, मान करके समय निर्धारित कर दिया। वैसे जो ग्रीनविच आपका है, कहाँ, ग्रीनविच जो कि लगभग आपका लंदन में है, वहाँ से इधर हुआ, ग्रीनविच जो आपकी जगह है वहाँ से आपका समय का निर्धारण किया गया है। भारत में आपका नैनी के आसपास जो क्षेत्र है आपका, वहाँ से इलाहाबाद के आसपास का, वहाँ से समय का निर्धारण है। और भारत का समय निर्धारण आपका है 82.30 यमोत्तर, आपको याद होगा शायद, है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पॉइंट बनता है कि भाई भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के ज्ञान और कुशलता हमें देता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर आप भूगोल को पढ़ते हैं तो मानचित्र में, मतलब मैप के बारे में, मैप के पर्सपेक्टिव में आपका जो नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाता है। कौन सा क्षेत्र कहाँ है, किस प्रकार की भूमि वहाँ पाई जाती है, इस सारे में आपकी समझ बढ़ती है। साथ ही साथ
आज आधुनिक वैज्ञानिकों की तकनीक की जो हम बात करते हैं, जिसमें GIS है आपका, है भौगोलिक सूचना तंत्र है, संगणक मतलब मानचित्र, कंप्यूटर कार्टोग्राफी है जो कि आप BA में जाके पढ़ेंगे, रिमोट सेंसिंग भी आप 11वीं क्लास में 12वीं में पढ़ाना तो चाहिए, बट टीचर पढ़ाता नहीं है, जिसमें मैप का कैसे अध्ययन किया जाए, मैप को कैसे बनता है, मैप बनने की क्या प्रक्रिया होती है, अगर आप BA में ज्योग्राफी लेंगे तो वहाँ आपको ज़रूर पता चलेगा। साथ ही साथ इसमें आपने विश्व व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने वाले और भ्रमण और पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाता है। तो देखो भूगोल बहुत सारे विषयों को लेकर साथ चलता है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्लीज इसको तो भाई छोड़ दो ही मत, इसको तो छोड़ो ही मत। यह क्वेश्चन आता है क्रमबद्ध भूगोल पूछ लेगा, प्रादेशिक पूछ लेगा तो बहुत इजी हो गया, लेकिन जब वो उपागम पूछेगा तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि भाई कौन से पॉइंट्स हैं। तो क्रमबद्ध और प्रादेशिक ही, यही दो उपागम आपके भूगोल के हैं। अब समझते हैं कि क्रमबद्ध क्या होता है। देखो क्रमबद्ध जो भूगोल होता है उसमें हम पृथ्वी को या भूगोल को एक जो दृष्टिकोण है, इसका सबसे पहले इसका दिया था अलेक्जेंडर ने दिया था, जर्मन भूगोलवेत्ता है जिनका नाम अलेक्जेंडर है। और क्रमबद्ध भूगोल किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन करता है। मान लीजिए ये हमारा भौगोलिक तत्व है जिसमें एक है जलवायु, तो ये किसका अध्ययन करेगा? जलवायु का ही करेगा और सारी मृदा वर्दा का नहीं करेगा, किसी एक चीज का अध्ययन करेगा। और क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र में समकालिक रूप से प्रस्तुत होती है उसी समय विशेष में, और यह राजनीतिक इकाई का मतलब है उस क्षेत्र विशेष में सीमित रहती है, इस सीमा के साथ बंधा रहता है, ठीक है। और इसका अध्ययन खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करता है। खोज मतलब कुछ नया सीखा, तथ्य मतलब कुछ फैक्ट्स को पेश करता है। उल्टा इसका है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल जो है वो कार्ल रिटर, याद रखना नाम मत भूलो जिसने जो दिया है, ठीक है, कार्ल रिटर ने दिया है। और प्रादेशिक भूगोल किसी एक प्रादेशिक क्षेत्र में सभी जो हमारे भौगोलिक तत्व है, मतलब मान लीजिए ये इलाका है तो इसके सभी तत्वों का अध्ययन क्या कहलाएगा? प्रादेशिक भूगोल कहलाएगा। और यह आपका एकाकी रूप प्रस्तुत करता है उस क्षेत्र विशेष के बारे में, और विविध भौगोलिक इकाइयों का इसमें आधारित होती हैं। विविध सारी मतलब बहुत सारी भौगोलिक इकाइयाँ इसमें होती हैं। और यह किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के अंतर संबंध को प्रस्तुत करता है, मतलब कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती है इसकी, ठीक है, इस बात को याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित द बिग स्प्लैट सिद्धांत क्या है। देखो इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से 3 गुना बड़ा आकार का एक कोई पिंड आता है, कोई मतलब मान लीजिए ये हमारा कोई बड़ा पिंड है जो उससे आके टकरा जाता है ऐसे करके, ठीक है। और टकराने के बाद जो आपका निकला जो भाग हिस्सा इससे निकला, आपका किससे निकला? आपका पृथ्वी से, या आप कह लीजिए या आपका, तो जो कुछ हिस्सा निकलता है वही पृथ्वी के चक्कर लगाने लग जाता है, ऐसे ऐसे करके चक्कर लगाने लग जाता है, और वही होता है चंद्रमा। इसी को द बिग स्प्लैट सिद्धांत भी कहते हैं। और यह घटना याद रखिएगा कब हुई थी? 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी, इस बात को तो भूलिएगा मत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आंतरिक और बाहरी ग्रहों में अंतर बताओ। देखो आंतरिक ग्रह मतलब अंदर वाले और बाहरी ग्रह बाहर वाले, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, आंतरिक ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं और ये जनक तारों के समीप है। मान लीजिए अगर ये सूरज है तो सूरज के पास 1 2 3 और 4, ये 4 हो गए आंतरिक, बीच में हो गए क्षुद्र ग्रह, ठीक है। उसके बाद 4 और, उसके आगे जाके यहाँ है नहीं तो जगह, तो इधर बताइए 4 और हो गए। तो आंतरिक ग्रह में आपको है बुध हो गया, आपका हो जाता है, फिर आपका यहाँ पे शुक्र हो जाता है, पृथ्वी हो जाता है, मंगल हो जाता है। और साथ ही साथ जो आपका दूसरे हैं जिसमें शनि, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस मतलब अरुण और वरुण, तो ये 8 करके आपके जो हैं ये अगले 4 वाले बाहरी ग्रह हैं और पहले 4 वाले ये हैं पार्थिव ग्रह, ये आंतरिक ग्रह भी कहते हैं हम लोग। तो इस बात को समझते हैं। तो ये जनक तारे के समीप मतलब सूरज के समीप हैं, इस कारण से यहाँ पे जो वहाँ चीज़ें हैं वो संग्रहित नहीं हो पाई। जबकि जोवियन ग्रह, जोवियन मतलब बाहरी ग्रह, यह दूर है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि पास 4 ही लोग हैं, 4 बाद में हैं, तो जोवियन ग्रह दूर वाले हैं। अब क्या होता है कि सौर वायु के प्रभाव जो है, सौर वायु की सूरज की जो वायु है उसका प्रभाव आंतरिक ग्रहों में पड़ा और वहाँ से धूल कण आपके उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रह में जो गैसेज हैं वो सौर पवन नहीं हटा पाई क्योंकि वो दूर थे, ठीक है। इसके साथ ही पार्थिव जो ग्रह हैं वे छोटे होते हैं और इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है, इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें नहीं रुकी, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे तथा दूर होने के कारण सौर जो पवन है उसके प्रभाव से बचे रहे और उन पर गैसें रुकी रही। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे सूरज है और हमने बुलाया 4, ये आंतरिक ग्रह हो गए, बीच में क्षुद्र की पेटी 1 2 3 और 4, तो ये बाहरी ग्रह हो गए, ये बाहरी हो गए और ये आंतरिक हो गए, ठीक है। ये आंतरिक हो गए, आंतरिक, और ये वाले हो गए बाहरी, ठीक है।
बाहरी हो गए। अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है यहाँ पर पहले आएगी, इन चारों पे पहले पड़ेगी, तो यहाँ का जो धूल कण था या हवा था या गैस था वो उड़ गया, बिल्कुल वहाँ से खत्म सा हो गया। लेकिन इन चारों पे गैस के जो गैसेज थी, वो चीज़ें थी, वो नहीं हट पाई, और यही कारण है कि आज यहाँ जीवन कुछ संभावनाएं हैं, यहाँ पे कोई जीवन की संभावना नहीं है। इनको गैस ग्रह भी कहते हैं, जो बाहरी ग्रह हैं इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही साथ अब क्वेश्चन आपका आता है कि ब्रह्मांड का विस्तार, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में बताइए कि भाई बिग बैंग सिद्धांत क्या है। देखो बिग बैंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपका बुक नाम बोलता है एडविन हब्बल, बट यहाँ पे जॉर्ज लेमेतेयर करके भी आप सर्च कर सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेतेयर करके व्यक्ति, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। हाँ, एडवल ने क्या करा 1920 में ये कहा कि आज भी जो ब्रह्मांड है, आज भी जो हमारा गैलेक्सी है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ठीक है, यूनिवर्स हमारा जो है, यूनिवर्स हमारा बढ़ता जा रहा है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं जो हमारी है, यूनिवर्स जो हमारा है मिल्की वेज जैसे, तो आगे बढ़ रही हैं। और उसका सिद्धांत ये है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से मिलती, हमारा वैसे मिल्की वे है जिसको दुग्ध मेखला कहते हैं, हमारा जो यूनिवर्स है वो मिल्की वे है जिसको हम दुग्ध मेखला कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। इसको किसने 1920 में कहा? एडविन हब्बल ने कहा था। देखो इसी प्रकार से ये देखो छोटा सा पिंड था, इससे चार बने, चार से अलग चार बने, और ये देखो कितना बड़ा होता जा रहा है। तो मतलब ब्रह्मांड आज भी क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, उसका लगातार वो बढ़ता चला जा रहा है। तो बिग बैंग सिद्धांत था क्या? देखो बिग बैंग कहता है कि ये सिद्धांत लगभग आया था, बिग बैंग आपका ये ब्रह्मांड जिनसे उत्पत्ति हुई है वो एक छोटा सा कोई परमाणु था, जैसे ये छोटा सा है, ठीक है, इसी में से उसका आयतन ज़्यादा हो गया, उसका घनत्व ज़्यादा हो गया, तो वो फटेगा। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कोई छोटी सी चीज़ है और उसमें ज़्यादा आप चीज़ें ठूस ठूस के भर दो, तो एकदम से जब वो फटेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लोड होंगी, एकदम से ऐसे ऐसे फैलने शुरू हो जाएंगी। सेम ब्रह्मांड का निर्माण भी ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि परमाणु में अत्यधिक ऊर्जा संचरित हो गई, उस छोटी चीज़ में ऊर्जा बहुत हो गई, तो उसमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के 1 सेकंड के अंदर, कितने, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। और बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के दौरान लगभग 4500 केल्विन जो तापमान था, टेम्परेचर था, वो कम हो गया। और ब्रह्मांड विस्तार का मतलब है आकाश गंगाएं जो है वो उसके बीच में अंतरिक्ष में वृद्धि होती चली जा रही है, और इसी को हम बोलते हैं आपका ब्रह्मांड का आपका सिद्धांत, बढ़ने का सिद्धांत, या बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि निहारिका क्या होता है। देखो यार, निहारिका या नेबुला से तात्पर्य हमारा होता है गैस या धूल के अन्य जो कण होते हैं वे बादल ही होते हैं एक प्रकार के, तो उसको हम निहारिका बोलते हैं। शुद्र ग्रह जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ सूरज होता है 1 2 3 और 4, ये बीचों बीच जो चीज़ आ रही है ये है शुद्र ग्रह, 1 2 3 और ये 4, ये बाहरी ग्रह हो गए। बीच वाले जो हैं ये शुद्र ग्रह हैं। तो समझिए यहाँ पे सौर मंडल में बाह्य ग्रहों एवं पार्थिव ग्रहों के जो बीच में लाखों छोटे छोटे पिंड हैं उन्हें शुद्र ग्रह कहा जाता है, जैसे मैंने बताया बीच में है वो। अब पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पना क्या थी? भाई कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और सबसे पहले कौन सी बात कही गई कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है? तो देखो निहारिका परिकल्पना जो है वो सबसे पहले है, इस परिकल्पना के जो जनक रहे वो इमैनुअल कांट है, जर्मन दार्शनिक हैं, और इनके अनुसार जो है गैस और अन्य पदार्थों के घूमते हुए बादल से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। वहीं पर एक लाप्लेस हैं और उन्होंने इस बात की, इस कल्पना को सुधार करते हुए कहा कि नहीं, घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग, मतलब जो उसमें एक प्रभाव रहा उसके कारण नेबुला संकुचित हो गया, मतलब लगातार नेबुला सिकुड़ता चला गया, छोटा होता चला गया, और उसका बाहरी जो भाग है वो छल्लों के रूप में बाहर निकलना जाने लगा एक प्रकार से, और ग्रहों में वो परिवर्तित हो गया। मतलब कोई चीज़ है वो हो रही है, उसकी बाहरी चीज़ अब छल्ले के रूप में ऐसे से निकलती जा रही हैं, तो बाद में चल के वो ग्रह बन जाएंगे। लेकिन इसी बात को चैम्बरलेन और मोल्टन के अनुसार बोला कि ठीक है, सूरज के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा और उसके गुरुत्वाकर्षणीय बल था, उसके कारण सूरज की सतह से सिगार के आकार का एक छोटा सा हम चीज़ लेके वो निकल गया, और उसी टुकड़े से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ये एग्जाम में बहुत आता है कि सिगार के आकार वाला जो, मतलब सूरज, मान लीजिए सूरज है, ठीक है जी, तो सूरज से कोई चीज़ है, इससे हम तोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई गुजरा कोई चीज़, और सूरज से सिगार की आकार वाली कोई चीज़ है वो तोड़ के अलग ले गया। ये कह रहा है उसी सिगार से आकार वाली जो चीज़ थी उसी सारा ब्रह्मांड जो बना है, मतलब सारे ग्रह बने और सूरज के आरों चक्कर लगाने लग गए हैं। ये मतलब किसने कहा था? तो चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा था, इस बात को मत भूलना, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? व्हाट इज लाइट ईयर? देखो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है समय नहीं, ये दूरी को मापता है। पहली बात तो ये प्रकाश वर्ष कोई समय नहीं है, ये दूरी की बात की जा रही है। तो प्रकाश वर्ष की गति जो होती है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, मतलब 1 सेकंड में सोचो 3 लाख किलोमीटर चला जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी भाई चीज़ है। एक साल में जितनी आपकी प्रकाश की जितनी दूरी होती है या तय करेगा वो, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं।
और यह इसको काउंट करने का तरीका होता है 9 पॉइंट आपका 461 इंटू में 10 जब आप निकालोगे किलोमीटर के बराबर, यह प्रकाश वर्ष की गति होती है या उसका दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी लगभग आपको याद कर लेना, ये तो भूलो ही मत। औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य की होती है 14,95,98,000 और सूरज और जो पृथ्वी है आप कह सकते हैं उसकी लगभग जो दूरी आपकी होती है वो आपकी 15,20,00,000 के आसपास सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है। और सबसे पास आपका जो सूरज रहता है वो लगभग 14,70,00,000 के आसपास पास रहता है सबसे। ये एवरेज है, ये वाला कौन सा है, एवरेज है, जिसमें 14 करोड़ आपका 95,98,000 वाली बात कर रहा है। अच्छा, प्रकाश वर्ष में यह क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दूरी के संदर्भ में कितने मिनट में आपका प्रकाश वर्ष है, तो 8.311 मिनट में लगभग इसकी दूरी केवल संदर्भी होती है। और लगभग सूरज की जो किरण है वो भी भारत में मतलब पृथ्वी में जो हमारे है वो लगभग 8.16 कहीं होता है और वहीं कहीं पर 8.311 मिनट भी होता है। ठीक है, तो ये आपका सूरज की दूरी को भी मतलब सूरज की किरण है पृथ्वी पर पड़ती है उसके बारे में भी आप याद कर सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भैया पृथ्वी के विकास संबंध को बताते हुए हर अवस्था का चरण का हमें बताना है। तो देखो, शुरुआत में जो पृथ्वी थी वो एक चट्टान, बहुत गर्म था, वीरान था, कुछ भी नहीं था। इसका वायुमंडल भी बहुत विरल था और यहाँ पे केवल 2 गैसेस हुआ करती थी हमारे पृथ्वी में, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो कुछ चेंजेस होते हैं और चेंजेस होने के बाद जिस सुंदर पृथ्वी हम रह रहे हैं इसमें लगभग जो जीवन है उसकी परिस्थितियाँ विकसित धीरे धीरे होती हैं। और जीवन, याद रखना, आज से जीवन लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन की उत्पत्ति हम कह सकते हैं। और पृथ्वी की संरचना जो है वो परतदार है, लेयर वाइज है मतलब, ठीक है, जिसमें बाहरी सीमा पृथ्वी के केंद्र का प्रत्येक परत की जो रचना है एक दूसरे से भिन्न है। जैसे आप लोगों को पता होगा नीचे क्रोड होता है, क्रोड सबसे नीचे है, फिर मेंटल होता है और फिर आपका भूपर्पटी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग है। स्थलमंडल और वायुमंडल की रचना हुई हमारे निचले जमीन की और वायुमंडल हमारे मतलब एटमॉस्फेयर की, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इस प्रकार से आपका हो जाती है। ये मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि भाई आंतरिक और बाहरी ग्रहों में क्या अंतर होता है। देखो, आंतरिक ग्रह जो आपके होते हैं वे आपके जो सूरज के पास है, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल मैंने अभी बताया था, और उसके साथ ही बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून करके आपके बाहरी ग्रह होते हैं। शुद्ध ग्रहों के बेल्ट की सूरज के जो पास पाए जाते हैं वो पार्थिव है या आंतरिक है। जो दूर पाए जाते हैं शुद्ध ग्रह के दूर मतलब और पृथ्वी और सूरज से दूर, वो जोवियन है। ये स्थलीय ग्रह भी कहलाते हैं, ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं। इनके आकार छोटे होते हैं या आकार में बड़े होते हैं। इनकी जो आपका घनत्व है वह उच्च घनत्व होता है, इनका घनत्व कम होता है। ये ठोस और चट्टानी अवस्था में है और ये केवल गैस में है, यहाँ केवल गैस है आपका। और ये आंतरिक ग्रह आपके जो ग्रह है वो गर्म होते हैं और ये ठंडे होते हैं क्योंकि ये सूरज के नज़दीक हैं और ये सूरज के दूर है, इस कारण से ऐसी अवस्था वहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ अब आपका एक टॉपिक आता है कि भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसा है। देखो, भूगर्भ की जानकारी के लिए हमारे पास 2 स्रोत हैं, दैट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष स्रोत हमारे पास होता है जिसमें समुद्र में हम प्रवेधन मतलब खुदाई जब करते हैं, और महासागरीय प्रवेधन जब महासागरों में हम करते हैं, या ज्वालामुखी से जब कोई चीज़ निकलती है बाहर लावा के रूप में, तब हमें पता चलता है। अप्रत्यक्ष हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं जिसमें तापमान, दबाव, घनत्व, उल्कापिंड का अध्ययन और गुरुत्वाकर्षणीय और चुंबकीय और भूकंप, इन सब के माध्यम से हम अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के भूकंप जो भूगर्भ है उसके बारे में जानते हैं कि कैसा है और कैसा नहीं है। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये कोर होता है जिसको क्रोड बोलते हैं, वैसे कोर इंग्लिश में होगा। बीच में आपका मेंटल है जिसको हम लोग मेंटल ही बोलते हैं, और सबसे ऊपर आपका भूपर्पटी है जो कि अपर जो एरिया हमारा है, लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं, तो वो ऊपर का एरिया आपका होता है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो छोड़ो ही मत, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत भाई भूकंप क्या होता है। तो सिंपल बता दो, पृथ्वी का हिलना है, पृथ्वी पर कंपन का महसूस होना ही भूकंप कहलाता है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मत बताओ। उसके बाद बोलो परिणाम क्या हो सकते हैं या कैसे तीव्रता को कैसे मापते हैं। देखो यार, पहली बात तो इस बात को समझते हैं कि भूकंप को सिर्फ इस प्रकार से मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के जस्ट इधर सीधा बीच में यहाँ पे एक केंद्र बिंदु होता है जिसको हम लोग उद्गम केंद्र बोल सकते हैं या फोकस पॉइंट बोल सकते हैं। ऊपर होता है अधिक केंद्र जिसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं, अधिक केंद्र या फिर एपिक सेंटर बोलते हैं। यहाँ से जो 90 डिग्री पे ये जा रहा है, देखो यहाँ पे, तो ये लगभग ऊपर का जो 90 डिग्री पे जा रहा है, तो ये निचला आपका हो गया उद्गम केंद्र जहाँ से आपका भूकंप तरंगे निकल रही हैं, और 90 डिग्री बिल्कुल सीधे में जहाँ मिल रही है वो अधिक केंद्र हो गया। इस बात को याद रखना क्योंकि एक पैसेज भी आ सकता है, मान लो ऐसा आ जाए वो और आपसे पूछ ले ये कौन सा इलाका है और ये कौन सा इलाका है, तो आपको पता होना चाहिए ये उद्गम केंद्र है जिसको फोकस, और ये अधिक केंद्र जिसको एपिक सेंटर भी बोलते हैं। अब ऊर्जा जहाँ से निकली वो उद्गम केंद्र है
और ऊर्जा जहाँ मिली बिल्कुल सीधे में जाके, वो आपका अधिकेंद्र कहलाता है और पहला बिंदु वही होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भूकंप के परिमाण को हम कैसे माप सकते हैं, जो मतलब एक उसका आघात कह लीजिए थोड़ा सा, और उसका जो स्पीड है किस प्रकार की है। तो परिमाण को मापने के लिए रिक्टर स्केल है, और तीव्रता, जो मेजरमेंट तीव्रता होती है, कितना तीव्र है, कितना आत्मघाती हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, उसको हम मरकैली से मापते हैं। इस बात को भी याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि कालडेरा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि कालडेरा क्या है। देखो यार, ज्वालामुखी जब बहुत अधिक विस्फोट होते हैं, मान लीजिए ये कोई इलाका है और यहाँ ज्वालामुखी है, अब ज्वालामुखी में बहुत विस्फोट हो रहा है, ऐसे ऐसे गिर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जब एक विस्फोट होता है और ऊंचा सा ढांचा, जबकि यहाँ गिर रहा है, तो कोई ऊंचा ढांचा तो यहाँ बनेगा क्योंकि ज्वालामुखी से चीज़ें गिर रही हैं। तो जो ऊंचा ढांचा आपका बनता है और उभरने की बजाय विस्फोट लगभग वहाँ होता रहता है। और यहाँ पे जब ढांचा बन रहा है और गड्ढा कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये देखो गिरेगा और कोई बहुत गर्म चीज़ है और मिट्टी पे जब पड़ेगा तो भाई इसको गड्ढा ही करेगा। तो जब गड्ढा कर देता है और एक कढ़ाई सी बना देता है, उसको हम कालडेरा कहते हैं। इस बात को याद रखना। दोबारा बोलता हूँ, ये आपका ज्वालामुखी है, यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, एक ह्यूज सा आपका अमाउंट पे यहाँ आ रहा है, यहाँ पे लगभग गिरता रहेगा, बहुत गर्म है तो मिट्टी को लगभग गला देगा या उसको दबा देगा, और यहाँ पे एक गड्ढा सा बना देगा कढ़ाई की तरह, उसी को हम कालडेरा बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई दफ़ा रिपीट होते हैं। आप खुद देखेंगे कि प्राथमिक तरंग और द्वितीय तरंग में क्या अंतर है। देखो यार, प्राथमिक तरंग जो होते हैं वे पी तरंग होती हैं, जो काफ़ी तेज चलती हैं और धरातल पर पहले पहुंचती हैं। द्वितीय तरंग जो कि आपकी थोड़ी धीरे होती हैं और ये दूसरे नंबर पर पहुंचेंगी। पी तरंगों की ध्वनि जो होती है वो ध्वनि तरंगों की तरह होती है, मतलब पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। एस तरंगे महासागरीय तरंगों की या सागरीय तरंगों की तरह होती हैं। ये ठोस आपका गैस हो गया, ठोस हो गया, तरल, तीनों पदार्थ से आपका पी गुजर जाता है कि बहुत तेज है ये, ठीक है। वहीं पर जो ये आपका एस तरंग है वो केवल ठोस से गुजरता है क्योंकि बहुत धीरे धीरे आपका चलता है। और पी तरंग कंपन की दिशा जो है वो तरंगों की दिशा में उत्पन्न हो जाती है और समानांतर बिल्कुल समान बहती रहती है। और यह आपकी जो दिशा है, ये आपकी दिशा तरंगों की दिशा में समकोण आपकी बलती है। समकोण आपका ऐसा होता है, ये समकोण का इलाका होता है, तो ऐसे करके ये चलती है। साथ ही साथ ये शैलों के संकुचन और फैलाव, जो लोग शैल होते हैं उनके संकुचन कभी कभार इकट्ठा और फैलाव उत्पन्न करती है। कभी कभार ऐसे बहुत इकट्ठा कर लेगी और कभी फैला देगी किसी चीज़ को। उसके बाद यह वाला जो होता है ये शैलों के उभार और गर्त उत्पन्न करते हैं। इस बात को याद रखना। अब क्वेश्चन आपका एक आता है कि भाई भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। भूकंप से क्या होता है, क्या प्रभाव देखने को हमें मिलते हैं। तो पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी हिलता है। धरातली विसंगति का मतलब उबड़ खाबड़ और बहुत सारा हानि होता है। भूस्खलन, जमीन धंस जाती है। मृदा द्रवण, मृदा खराब भी आपकी होती है। और साथ ही साथ धरातलीय विस्थापन होता है लोगों का, और धरातल भी एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है, लोग भी विस्थापित होते हैं। यह भी एक आप इसका प्रभाव बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने परतों में बांटी है और प्रत्येक परत के बारे में बताओ। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड दे वी हैव 3 लेयर्स। लाइक फर्स्ट आप सबसे नीचे जाओगे तो आपका कोर होता है, बीच में मेंटल होता है, फिर आपका लिथोस्फीयर जो कि भूपर्पटी भी आप इसको कहते हो। ये आपके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है भूपर्पटी। सबसे ऊपरी जो है वो भूपर्पटी है, लगभग 30 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम जाएंगे तो इस पर्पटी का जो चट्टान है उसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। दूसरा होता है मेंटल, जो भूपर्पटी के नीचे है और लगभग 2900 किलोमीटर, ये 30 होता है, ये 2900 किलोमीटर तक लगभग मेंटल आपका रहता है। और भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो स्थल मंडल है। क्वेश्चन आ सकता है स्थल मंडल क्या है। तो भूपर्पटी जो होता है, ये मान लीजिए भूपर्पटी का निचला और आपका मेंटल का ऊपरी, ये बीच वाला जो भाग है वो लिथोस्फीयर आपका हो जाता है फिर, मतलब ठीक है। और मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में रहता है, उसका घनत्व 3.4 घन सेंटीमीटर है। क्रोड जो होता है ये सबसे निचला भाग होता है और इसके 2 भाग होते हैं, एक आंतरिक क्रोड और एक बाहरी क्रोड। अब देखिए, आंतरिक क्रोड जो अंदर वाला है, बाहरी क्रोड बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही चीज़ कि बाहरी क्रोड जो होता है वो तरल अवस्था में होता है और जो आंतरिक क्रोड है वो ठोस और निकल, मतलब क्वेश्चन याद रखना कि मेंटल का निचला जो होता है वो कौन से अवस्था में होता है, आंतरिक है। तो आंतरिक मतलब जो चीज़ है वो निकल और लोहे से भरी होती है, काफ़ी मजबूत होती है, मतलब जो ड्रिलिंग से भी नहीं हम लोग हटा सकते हैं। इसके साथ ही ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन आप किसे कहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मान लीजिए कि यहाँ से कोई तरंग जा रही है, ठीक है जी, यहाँ पहुँच गई तो ये तो छाया क्षेत्र नहीं हुआ।
यहाँ गई तरंग, यहाँ गई, फिर तरंग यहाँ गई, फिर तरंग यहाँ गई, तो यहाँ पता छाया क्षेत्र कौन सा है, ये छाया क्षेत्र, ये छाया क्षेत्र, ये छाया क्षेत्र, ये मतलब तरंगे वहाँ जहाँ सीधा ना पहुँचे उसके आसपास के इलाके में पहुँचे तो उसे हम छाया क्षेत्र के रूप में अभिलेखित करते हैं। देखिए जो भूकंप लेखी यंत्र है, दूरस्थ स्थानों पहुंचने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां कोई भूकंपी तरंग अभिलेखित नहीं होती, ऐसे क्षेत्रों को भूकंप छाया क्षेत्र, जैसे मैंने बताया जहां पे कोई भूकंपी आपकी जो तरंग है वो अभिलेखित नहीं दिखे हमें, तो वो भूकंपी छाया क्षेत्र है। इस भूकंपी छाया क्षेत्र एक दूसरे आपका जो भूकंप है उससे छाया क्षेत्र उत्पन्न होती है, और उसे पी और एस हम लोग चीज़ में बांट दिया करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखा गया है कि जो पी तरंग है वो एस तरंग अधिकेंद्र से 1.105 डिग्री के भीतर अभिलेखित की जाती है, और किंतु 145 के बाद पी तरंगें अभिलेखित आपकी होती हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो एस तरंग है वो 105 डिग्री पे होता है, और जो पी तरंग है वो 145 डिग्री पे आपका होता है। मैंने अधिकेंद्र का आपको मतलब बताया था कि देखियो यहाँ पे आपका होता है ये उद्गम है, और ये ऊपर वाला अधिकेंद्र है जिसको हम एपिक सेंटर भी बोलते हैं। सेम इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जिसमें देखिए ये जो इलाके हैं जिसमें पी और एस दोनों का बता रखा है, तो एस वाला केवल 105 में आपका जा रहा है, देखो 105 एस वाला किस में जा रहा है 105 डिग्री पे, लेकिन जो पी वाला आपका है वो 145 डिग्री वाला है उसमें जा रहा है, पी वाला 145 पे आपका जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप दोनों चीज़ों के माध्यम से समझ सकते हैं, ये आपका पी वेव शेडोज़ हैं और ये एस वेव आपका शेडोज़ हैं, तो इस बारे में आप जान सकते हैं। साथ ही साथ वैगनर, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चा इसको नहीं समझ पाता है, क्वेश्चन को ही पढ़ता नहीं सही से, कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कैसे दिया है। मतलब जो वैगनर है उन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन की बात कही कि महाद्वीप बिल्कुल अलग अलग हुए हैं, तो कैसे हुए हैं इस बात को समझते हैं। सबसे पहला तो बात यह है कि वैगनर ने जो बात कही है इसमें कि महाद्वीप जो है एक स्थलीय आपकी प्लेट का हिस्सा है और संपूर्ण प्लेट एक गतिमान है। मतलब जो प्लेट है वो सारी की सारे महाद्वीप एक ही प्लेट का हिस्सा है, और संपूर्ण प्लेट गतिमान का मतलब है सभी अलग हो रही हैं, अभी भी वो फैलाव उनका होता जा रहा है। तो देखो वैगनर के अनुसार सभी जो मतलब आपके महाद्वीप है एक संगठित जिसका नाम है पैंजिया का मौजूद थे, जबकि खोज ने साबित हुआ कि महाद्वीप एक जो खंड है जो प्लेट है एक दूसरे में स्थित रही थी, एक साथ ही थी, और कालांतर में वो गतिमान हो गए, मतलब अलग अलग होने लग गए, और पैंजिया विभिन्न महाद्वीपों में बट गया। देखो आपको ये बात भी पता होगी कि दो चीज़ें हमारी होती है, एक होता है पैंजिया, ठीक है, और एक होता है पैंथलासा, ठीक है। पैंथलासा, पैंजिया का मतलब होता है ज़मीनी ज़मीन, पैंथलासा का मतलब है पानी ही पानी, मतलब महासागर, ठीक है। जो ज़मीन है वो पैंजिया हो गया, जो पानी है वो पैंथलासा हो गया। पैंजिया के दो भाग है, लारेशिया और गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना लैंड, तो इस बात को भी याद रखना। यहाँ पे पैंजिया मतलब अलग हुआ बहुत सारी चीज़ों में। लगभग वैगनर के सिद्धांत के अनुसार महासागरों की तली और समुद्रों की नवीनता और मध्य महासागरों की कटक की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर पाता, जबकि प्लेट विवर्तनिक के द्वारा इसकी व्याख्या संभव है। जो प्लेट्स फिसल रही हैं, चल रही हैं, दूर जा रही हैं, वैसे हम समझ सकते हैं कि ऐसा हुआ है। वैगनर के सिद्धांत के अनुसार महासागरों की तली का मतलब है निचला भाग, चट्टानों की नवीनता व महासागरीय शैलों की अति पुरानता व्याख्या नहीं कर पाती है, बता नहीं पाते हैं। लेकिन वैगनर ने क्या बोला कि जो गतिमान है, गतिमान का मतलब जो आज घूम रहा है, इसके लिए ध्रुवीय पोलर फ्लाइंग जो बल है और ज्वाली जो बल है वो उसके द्वारा ऐसा होता है। मतलब आज जो हमारे महाद्वीप गतिमान है उसका एक कारण है ध्रुव का मतलब है जो हमारे इधर उत्तर और ये साउथ है उनके जो फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है, और दूसरा ज्वारीय बल मतलब जो आपका लगभग सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपको गुरुत्वाकर्षण फर्क पड़ता है, उसके कारण ऐसा आपका हो रहा है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये काफ़ी दफ़ा आया हुआ है कि अपसारी और अभिसरण सीमा में अंतर बताइए। अपसारी सीमा जो होती है वो दो प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में हटने लगती है और इसमें नई पट्टी का निर्माण होने लगता है। इससे आपका लगभग एक ही स्थान भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक, एग्जाम में आ सकता है। अपसारी सीमा का उदाहरण बताओ, मध्य अटलांटिक आपका कटक। अब यहाँ पर अभिसरण में जो प्लेट है एक दूसरे के समीप आती है और प्लेट एक दूसरे के नीचे और धंसने लग जाती है और भूप्रपटी नष्ट हो जाती है। मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों टकरा गई, टकराने के बाद दोनों टूट जाएंगी और इसी कारण भूकंप भी अक्सर आया जाता है। और यही क्षेत्र आपका सबडक्शन जोन भी कहा जाता है, प्रविष्ठन जोन भी कहा जाता है अभिसरण सीमा वाले में। और अभिसरण का उदाहरण आपका है प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी माना है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था पोलर फ्लाइंग बल और ज्वालीय बल जो आपका है। जैसा मैंने बताया पोलर फ्लाइंग बल पृथ्वी घूमने के कारण और सूर्य चंद्रमा के कारण आपका ज्वारीय बल आता है।
महाद्वीपों को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये देखना तुम एग्जाम में फंसेगा ये क्वेश्चन भाई, ये एग्जाम में ही फंसते हैं ऐसे क्वेश्चन। वीडियो को देख रहे हो तो भाई इसको तुमको एक और फायदा मिलने वाला है। देखो महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं कि महाद्वीप जो है वो विस्थापित हुए हैं, वे अलग हुए हैं। पहला है समान समय, सभी जो महाद्वीप है उनका जो समय अगर हम देखेंगे तो हमें समान समय देखने को मिलेगा, हमें समय में समानता मिलेगी। दूसरा, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, मतलब जो महाद्वीप हैं एक दूसरे से उनकी चट्टानें जो हैं उनमें आयु में समानता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 200 वर्ष पहले प्राचीन जो शैल खंड, एक जो पट्टी ब्राज़ील में आपकी थी जो कि दक्षिण अमेरिका में है, पश्चिमी अफ्रीका के तट पर भी मिलती है, इससे पता चलता है दोनों एक थे। देखो अगर आप मैप बनाओगे तो ऐसा कुछ थोड़ा अजीब सा, ये आपका दक्षिण अमेरिका है, उसके बगल में आपने अफ्रीका महाद्वीप देखा ही होगा, है ना। तो ये कह रहा है कि दोनों में जो चीज़ें हैं वो समानता, खासकर अगर आकृति आप देखोगे तो यहाँ जगह बनती है और ये इसको धंसाने का बिल्कुल बना होता है। दोनों को अगर मिला दोगे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को, दोनों एक ही लगेंगे, मतलब ये महाद्वीप और ये महाद्वीप अगर मिला दोगे तो दोनों साथ ही लगेगा कि एक ही साथ थे मतलब। उसके साथ ही तीसरा है टिलाइट। टिलाइट का मतलब है ये हिमानी निक्षेपण से बने होते हैं और अवसादी चट्टान से होते हैं और निक्षेपों के प्रतिरूप से आपके लगभग चीज़ें रहती हैं। और प्राचीन काल में एक साथ होने का जो टिलाइट है आपका, मतलब एक साथ होने का प्रमाण हमको मिला है, मतलब अवसादी जो चट्टानें हैं ना उसको टिलाइट बोल रही है, इनके साथ होने का प्रमाण मिला है, ठीक है। चौथा है प्लेसर निक्षेप, मतलब सोना। ब्राज़ील में जो सोने की शिलाएं, सोने के जो निक्षेप पाए गए हैं, सेम हमें प्रमाण घाना में, अफ्रीका के घाना में मिलते हैं। घाना जगह यहाँ पे है, तो सेम हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस कारण हम कह सकते हैं कि दोनों में समानता है। और जीवाश्मों का वितरण, कुछ महाद्वीप में ऐसे जीवों के विशेष आपके अवशेष मिलते हैं जो वर्तमान उस जगह पर नहीं हैं और दूसरे जगह पर हैं, इसका मतलब वो वहाँ से आए होंगे। मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ ए पर थी लेकिन आज वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ है ही नहीं मतलब वो चीज़, और आज कोई चीज़ यहाँ पर है लेकिन मान लीजिए यहाँ पर है और वो यहाँ नहीं पाई जाती है, जब यहाँ पाई जाती थी, तो एकदम से ऐसे कैसे हो गया? जब कोई चीज़ यहाँ पाई ही नहीं जाती थी तो सेम चीज़ जो यहाँ पाई जाती है वो आ कैसे गई इधर? तो ये मतलब एक कन्फ्यूज़न रहता है, जिस कारण से हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा रहा होगा कि उस क्षेत्र विशेष का एक जुड़ाव रहा होगा, तभी यहाँ पर वो चीज़ आ गई होगी उस जगह से। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मृदा निर्माण में सहायक प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। देखो यार, मृदा को बनाने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें पहला आप कह सकते हैं कि जलवायु, और जलवायु जो होता है हमारी मृदा को अक्षय प्रभावित करता है, और जो वर्षा है, अधिक वर्षा है या मिट्टी है, ह्यूमस है, उसको बढ़ाता है। लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी के उपजाऊ जो तत्व है उसको भी नुकसान पहुंचता है, कि मान लीजिए मिट्टी है, लगातार पानी अगर गिरता रहेगा तो गीला हो जाएगा, और गीला होने के कारण पानी के साथ मिट्टी चली जाएगी, जो कि उसके लिए खराबी है। दूसरा, मूल पदार्थ, जिस आप चट्टान की अगर बात करते हैं, चट्टान का मतलब होता है, मान लीजिए कोई चट्टान है वो टूटेगी फूटेगी, अक्षय का मतलब होता है टूटना फूटना। उसी प्रकार आपका जो मिट्टी होती है उसका भी होता है। उदाहरण के लिए भारत की जो मिट्टी है उसका आधार शैल कारण, आपका जो आधार शैल है उसके कारण वह काली है, मतलब दक्षिण भारत में लगभग जो मिट्टी है वह काली आपकी पाई जाती है। साथ ही साथ उच्चावच का मतलब है पहाड़ी जो इलाके हैं वहाँ की मिट्टी जो परत होती है पतली होती है, जबकि मैदानों में जो मिट्टी की परत है वो मोटी होती है। भाई इस कॉमन सी चीज़ है, ये मान लो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई पानी गिरेगा तो मिट्टी नीचे की ओर खिसलेगी, मतलब पानी भी और मिट्टी भी। लेकिन मैदानी इलाकों में तो ऐसा ज़मीन है तो वहाँ कैसे खिसलेगी, वहाँ तो वहीं रहेगी, मतलब फिसलेगी नहीं, वहीं रहेगी। इसलिए यहाँ निचले भागों में पट्टी जो मिट्टी की मोटाई है वो मोटी होती है और पर्वतीय इलाकों में पतली होती है। इस बात को तो बहुत सिंपली समझा जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जैविक क्रियाएं, जिसमें वनस्पति जो सूक्ष्मजीव है वे उसकी उपस्थिति मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। मतलब कोई इलाका है वहाँ अगर वनस्पति और जानवर के अवशेष बहुत दबे हुए हैं उस मिट्टी इलाके में, तो वो उसको उपजाऊ बनाता है। समय की अवधि, किसी भी जो मिट्टी है उसको बनने में समय बहुत लगता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। साथ ही साथ जैविक क्रियाएं किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक है। जैविक क्रियाएं का मतलब होता है जो आपके कीटनाशक है, जो केचुए हैं, दीमक हैं, जो कोई प्राकृतिक चीज़ें हैं वो किस प्रकार से निर्माण करते हैं। तो जैविक क्रियाओं से उत्पन्न अपक्षय द्वारा ही नई सतहों का निर्माण होता है। चींटी और दीमक, केचुए, कीटक आदि जो होते हैं वो हमारे मृदा का निर्माण अधिक महत्व रखते हैं और ये मृदा को बार बार ऊपर नीचे करते हैं। मान लो कोई केचुआ है तो मिट्टी में घुस रहा है, फिर वो निकल रहा है, फिर बाहर कर रहा है, फिर ऊपर कर रहा है, तो वो उस मिट्टी को अच्छा बना रहा है, मतलब उसको उपजाऊ बनाने में इनकी भूमिका अक्सर रहती है। साथ ही साथ जो जीव है उसके बिल खोदने के कारण मृदा की सतहों में परिवर्तन आता है और मृत पौधे व जड़ों को जैव पदार्थ ह्यूमस प्रदान कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया अपना कार्य आरंभ कर सकता है। इस कारण से मिट्टी मतलब उपजाऊ ही होती है।
क्वेश्चन आता है कि नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण क्या है। नदी विसर्प क्या होता है, तो भाई ये होता है कि मंद ढाल का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे जब आपका जल जा रहा हो, मान लीजिए ढाल है और बहुत धीरे धीरे आपका पानी के साथ साथ मिट्टी जा रही है, तो वो आपका मंद ढाल होता है। और क्षैतिज या पार्श्व कटाव में परिवर्ती होना है। क्षैतिज का मतलब ऐसे होता है, ठीक है, क्षैतिज ये होता है। और उसके बाद है तटों पर जलोढ़ का अनियमित और असंगठित जमाव, जिससे जल के दबाव पर नदी पापों में बढ़ना होता है। और साथ ही साथ प्रवाहित जल का कोरियालिस प्रभाव से विक्षेपण भी होता है, जो कि आपका नदी विसर्प के कारण मतलब नदी विसर्प को दर्शाता है। साथ ही साथ क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डेल्टा का निर्माण किस प्रकार है और स्पष्ट कीजिए डेल्टा होता क्या है। देखो यार बहुत सिंपल है कि बंगाल की खाड़ी आपने देखा होगा, बंगाल की खाड़ी इधर कोने में भारत के मैप में है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऐसे आपका नदी आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, तो वो जो जिस इलाके में मिल रही है और जहाँ पानी गड्ढे के गिरा रही है और गड्ढा रूप बना दे रही है वहाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका लगभग डेल्टा का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें नदी अपने लाए गए पदार्थों को समुद्र में किनारे बिखेर देती हैं। मतलब जैसे मैंने बोला है कि चारों तरफ से आ रही हैं और एक ही जगह समुद्र में बिखेर रही हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी में। और नदी भार जो भार है आपका है वो तट के साथ शंकु रूप में फैल जाता है, और यदि समुद्र तक दूर नहीं ले जाया जाता है तो इसको डेल्टा का मतलब निर्माण होता है। और डेल्टा निक्षेप व्यवस्थित होता है और मोटे जो पदार्थ हैं तट के निकट हैं, और बारीक कण जो है वो गाढ़ और चीका सागर में एक दूर जमा हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लाए और लगभग यहाँ पे चीज़ों को जमा दिया, उन्होंने गिरा दिया गाद के रूप में, ये आपका डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन बनता है कि जलप्रपात या क्षिप्रिकाओं का निर्माण कैसे होता है। देखो यार जलप्रपात जो होता है, नदी जो अचानक से ऊंचाई से गिरे, मान लीजिए कोई नदी है और एकदम से, जब अपने फिल्म में कभी देखा हो कि एकदम से नीचे से जब गिरती है और बिल्कुल यहाँ पर गिर रही होती है, गड्ढा से बना होता है, वो जलप्रपात को भी दर्शाता है। और नदी के मार्ग अनेक कोमल और कठोर जो आपकी चट्टान है, कठोर चट्टानी आती हैं, और कोमल चट्टानें आसानी से जब कट जाती हैं तो उस स्थान में नदी की जो तलहट है वो नीची हो जाती है, और इस प्रकार नदी जो है वो तीव्र गति से, बहुत तेज गति से जब गिरती है तो जलप्रपात निर्माण होता है, क्योंकि एकदम झरना देखा होगा आपने कभी, तो वो उसका मान लीजिए वही जलप्रपात है। क्षिप्रिकाएं क्या होती है कि जब नदी के मार्ग में कठोर और कोमल चट्टानें अनुप्रस्थ दिशा में उपस्थित होती हैं तो कोमल चट्टान का अपरदन शीघ्र हो जाता है, जबकि कठोर चट्टान जो होती है, कोई चट्टान है मान लीजिए पानी की दिशा है, चट्टान नहीं कट रही है, तो इस ढाल में नदी जल तीव्र गति से बढ़ता है, और जब उस ढाल में तीव्र गति से जल आपका बढ़ता है उसको हम क्षिप्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षिप्रिका बोलते हैं। साथ ही साथ क्षोभ मंडल जो हमारे वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है। देखो यार क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की महत्वपूर्ण परत इसलिए है क्योंकि बादल जो बनने की सारी घटनाएं हैं हमारे क्षोभ मंडल पे होती हैं। हमारे धूलकण और जलवाष्प क्षोभ मंडल में ही हैं। इसके साथ ही ऊंचाई के साथ बढ़ने पर तापमान में कमी आती है। लगभग 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हो तो तापमान में कमी आती है 1 सेल्सियस के आसपास। उसके बाद वायुमंडल की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए वायुमंडल हमारे 5 आपके स्तर होते हैं, जिसमें ट्रोपोस्फेयर होते हैं जिसको हम क्षोभमंडल बोलते हैं। सबसे निचली परत यही है, जीवन यहीं पर है लगभग, और औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8 है, मतलब ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होती है। ऋतु और मौसम संबंधित जो भी परिवर्तन है वो क्षोभमंडल में होते हैं, और ये आपका है ट्रोपोस्फेयर जिसको हम क्षोभमंडल कह रहे हैं। एक होता है समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेपोस्फेयर कह रहे हैं, जो कि 50 किलोमीटर तक विस्तृत होता है, और इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। तापमान में कोई परिवर्तन इसमें नहीं आता, सेम आपका तापमान लगभग रहता है इसमें, ठीक है। इसी के साथ अगर आप बात करते हैं तो इसके 50 किलोमीटर तक ऊंचाई और तापमान में वृद्धि होने लग जाती है, और परत के निचले भाग में ओजोन लेयर आपकी स्थित, मतलब समताप मंडल में कौन सा लेयर होती है? ओजोन लेयर, जो इंपॉर्टेंट है, जो सूरज से आने वाली पैरावैगनी जिसको हम यूवी रेज भी कहते हैं, जो बहुत हानिकारक होती है हमारे लिए, उसको रोकता है। साथ ही मध्य मंडल जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं, जो लगभग 50 से आपका 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है, और यहाँ परत में तापमान में गिरावट भी आता है। साथ ही साथ इसी परत में आपका जो उल्का पिंड है, एस्ट्रॉइड्स हैं, वो आते हैं और टूट जाते हैं इसी मध्य में ही। आयन मंडल जो होते हैं जिसको हम आइनोस्फीयर भी कहते हैं, लगभग आपका 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक रहता है, और गैस कण जो आपका विद्युत जो है अवशोषित यहीं पे होता है। इसी पे रेडियो की जो तरंगे होती है, क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो की तरंगे कहाँ से वापस आती है, तो आयन मंडल से आते हैं, जिसको आइनोस्फीयर भी कह रहा है, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका बाह्य, जिसको एक्सोस्फीयर आपका कहा जा रहा है, जिसको बाहर सबसे ऊपरी परत है, बाहरी परत है, और परत जो है इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में ये विलीन हो जाता है, मिल जाता है, तो हमारे पास इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मतलब रिसर्चर्स के पास ही नहीं है।
पृथ्वी। अब पवनों के प्रकार का वर्णन कीजिए। पवन के कितने प्रकार हैं? देखिए पवन के आपके लगभग हम बात करते हैं 3 प्रकार होते हैं। एक भूमंडलीय आपके पवन होती हैं जिसको हम प्लानिटरी विंड्स बोलते हैं, दूसरा मौसमी पवनें होती हैं जो मौसम के अनुसार चेंज करती हैं, और तीसरा स्थानीय। तो देखो भूमंडलीय जो पवनें होती हैं वो किसी पृथ्वी पर विस्तृत क्षेत्र में एक ही दिशा में वर्ष भर बहती है। मान लो कोई हवा है वो वर्ष भर एक ही दिशा में बह रही है, उसे हम भूमंडलीय पवन कह रहे हैं पृथ्वी में। और ये पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब, अगर कोई क्षेत्र में जो दबाव लेवल है वो ज़्यादा है तो वहाँ से जहाँ कम दबाव लेवल है वहाँ की ओर चलती रहती है। नियमित का मतलब हमेशा है। और मुख्य रूप से इनको 3 भागों में हम बांट देते हैं। आपकी जो आपके भूमंडलीय पवनें हैं जिसमें एक होती है व्यापारी पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। ये सारी की सारी किसका भाग है? भूमंडलीय मतलब प्लैनेटरी विंड्स का। दूसरी होती है मौसमी पवनें जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं, इसे हम मौसमी पवनें कहते हैं। और स्थानीय पवनें जो कि भूतल में लगभग पाई जाती हैं और ठंडा गर्म होने की स्थिति पैदा करती हैं। जैसे हम बात करते हैं इसमें लू भारत में अगर आप बात करेंगे तो पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली पवन है जिसको हम स्थानीय पवन है, जो क्षेत्र विशेष में गर्मी ला देती है। फोन है और फिर चिनुक है, मिस्ट्रल है। ये पूरे वर्ल्ड का उदाहरण इसने दिया हुआ है। साथ ही साथ चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर बताइए। देखिए चक्रवात का मतलब होता है कि जब किसी इलाके में किसी क्षेत्र विशेष में वायुदाब निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है तो उसके चारों ओर उच्च वायुदाब का क्षेत्र भी बन जाता है। और पवनें, देखिए इस बात को समझते हैं पहले कि जब निम्न वायुदाब स्थापित होगा उसके चारों ओर उच्च वायुदाब स्थापित हो जाएगा, और तो पवनें निम्न वायुदाब की जो पवन है वो अब अंदर की ओर आना चाहेंगी, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में निम्न है उसके चारों ओर उच्च है, तो पवनें अंदर की ओर आना चाहेंगी। और पृथ्वी के घूर्णन की गति के कारण ये आपका गोलार्ध में सुई के विपरीत, अब सुई कैसे चलती है? सुई ऐसे चलती है तो ये विपरीत चलेंगे, मतलब ऐसे आके मतलब मिलना चाहेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे विपरीत है ना, क्योंकि सुई तो ऐसे चलती है। तो इस बात को याद रखना, ये आपका लगभग चक्रवात की स्थिति होती है। प्रति चक्रवात में उल्टा कर दो कि ये आपका केंद्र में उच्च वायुदाब है, इसके केंद्र में निम्न वायुदाब था। पवनें क्या करती? चारों ओर निम्न वायुदाब की चलेंगी, उल्टा वही। और ये उत्तरी गोलार्ध में आपका सुई के अनुरूप चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के विपरीत चलता है। इस बात को याद रखना। अगला हमारा प्रश्न आता है कि भाई बताइए पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? हमारे पवन की दिशा और उसके वेग को, उसके मतलब जो प्रभाव है उसको कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? पहला होता है दाब प्रवणता, जिसको प्रेशर हम ग्रेडियंट्स भी कहते हैं। अब वायुदाब जो आपका वायुमंडलीय दाब है कम दूरी परिवर्तित हो जाता है और पवनें तीव्र गति से चलने लग जाती हैं। घर्षण फ्रैक्शनल जो फोर्सेस है, इसमें धरातल 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक घर्षण बल जो है वो पवनों के वेग को प्रभावित कर देता है। साथ ही साथ तीसरा कोरियालिस बल, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा से घूमता है इस बात को तो भूलो मत, पश्चिम से पूरब घूमता है। जैसे सुई कैसे घूमती है आपकी ऐसे, लेकिन आपका जो सूरज है मतलब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब घूमती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हमारी पृथ्वी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब में घूमती है। और इस कारण से उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा में दाईं एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपित हो जाते हैं कोरियालिस बल के कारण। विषुवत वृत्त का मतलब है जब पृथ्वी ये विषुवत वृत्त है 0 डिग्री एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ध्रुवों की ओर लगभग चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं। और इस बात को याद रखना कि 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक है डी कोरियालिस, उन्होंने कोरियालिस बल को दिया था, इसको तो मत ही भूलना। कोरियालिस बल अपने पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। और या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कोरियालिस बल प्रभाव किस प्रकार पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। बहुत सही। देखिए कोरियालिस बल सदैव जो समदाब रेखाएं हैं उसके आर पार दबाव, आपका जो निम्न दबाव की क्षेत्र है या आपकी ओर चलता है। लगभग मान लीजिए कि हमारा जो कोरियालिस बल है वो उच्च दबाव से निम्न वायुदाब की ओर चलता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाता है। जब पृथ्वी हमारा घूमता है तो उसके कारण वो विक्षेपित का मतलब वहाँ से कहीं और चला जाता है। और पवनों के विक्षेपण को हम क्या बोलते हैं? कोरियालिस बल कहते हैं। पवनें मतलब जब एक जगह से दूसरी जगह विक्षेपित मतलब चली जाएं, उसी को कोरियालिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से आपका उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में वो बाईं ओर, मतलब उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पे ये आपका दाहिना ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर की ओर मुड़ जाते हैं। कोरियालिस फोर्स है। और कोरियालिस बल का प्रभाव यही होता है कि विषुवत वृत्त पर शून्य अथवा ध्रुवों पर अधिकतम चीज प्रभाव होता है वो होता है। मतलब कोरियालिस बल का 0 डिग्री पर शून्य होता है, कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन ध्रुवों पर बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें विक्षेप को क्या बोलते हैं? मतलब कोई चीज़ अगर कहीं से हट जा रही, विक्षेप हो जा रही है, तो इसका जो फैरल का नियम है उसने फैरल का नियम दिया कि भाई विक्षेपित हो रही चीज़ें हवाएं हो रही हैं। और कोरियालिस जो है वो अक्षांशों के कोण में सीधा और अनुपात में बढ़ता है। सीधा मतलब आपका है जैसे बिल्कुल सीधा बढ़ता चला जाता है डिग्री वाइज, मतलब ध्रुवों से, मतलब ठीक है।
इसके साथ ही अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि ज़रा बताइए हमें स्थल समीर व समुद्र समीर में अंतर क्या होता है। देखो यार, स्थल समीर का मतलब समझो पहले। स्थल मतलब ज़मीन, समीर मतलब वायु, हवा। तो ये पवनें रात के समय स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। रात के समय कहाँ से? स्थल से समुद्र। मान लीजिए ज़मीन है और ये आपका समुद्र है, ठीक है, स्थल से समीर। तो स्थल से समीर मतलब समुद्र की ओर पवनें चलने लग जाती हैं और इस समय यह शीघ्र ठंडा हो जाता है। रात के समय स्थल जो होता है, स्थल मतलब ज़मीन, शीघ्र ठंडा हो जाता है और समुद्र देर से होता है, बात आपको पता ही होगी। तो इसके कारण समुद्र पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसका उल्टा समुद्र समीर में क्या होता है? दिन के समय आपकी जो समुद्र से पवनें हैं वो स्थल की ओर चलती हैं। अब दिन में क्या होता है कि जब सूर्य की चमकता है तो सूर्य की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है और इससे स्थल निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित हो जाता है। मतलब दोनों में वही बातें हैं। आप अगर समझो इस बात को तो रात के समय स्थल समीर समुद्र की ओर जा रहा है और दिन के समय समुद्र समीर स्थल की ओर आ रहा है, उल्टा कर रहा है। यहाँ पे निम्न वायुदाब क्षेत्र जो समुद्र में है वो रात को बन रहा है और दिन में स्थल में निम्न वायुदाब क्षेत्र बन रहा है। इस बात को हमेशा याद रखना कि स्थल हमेशा जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, मतलब ज़मीन, और वैसे ही समुद्र देरी से गर्म होगा और देरी से ठंडा होगा। इसको तो मत भूलना। क्वेश्चन आपका आता है कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। देखो यार, बादलों का निर्माण जो होता है वो चारों ओर धूल कण जो हमारे होते हैं, वो धूल कण जब घूम रहे होते हैं चारों ओर तो एक केंद्र बन जाता है यहाँ पे, और केंद्र बन जाने के बाद वो सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं और जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो बादल का निर्माण आपका हो जाता है। संघनन होने के कारण, इकट्ठा होने के कारण। बादलों के कुछ 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका पक्षाप मेघ, एक होता है कपासी मेघ, एक होता है स्तरी मेघ और एक होता है आपका वर्षा मेघ। पहला होता है पक्षाप मेघ। तो पक्षाप मेघ लगभग आपका 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। पतले और बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान हमें सफ़ेद सफ़ेद दिखते हैं ना, वो आपके पक्षाप मेघ है सबसे ऊपर। उसके बाद कपासी मेघ जो थोड़े से रुई के समान दिखते हैं और लगभग 4000 से लेकर के 7000 के मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। छितरे होते हैं और इधर उधर बिखरे हमें दिखने मिलते हैं और चपटे होते हैं, मतलब आधार इनका। तीसरे होते हैं स्तरी, जिनको स्ट्रेचरस भी क्लाउड्स कहते हैं, और ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश में सामान्यतः ऊष्मा हास का मतलब है ऊष्मा जब आपका जो लगभग घटता है तो उसके अलग अलग तापमान में हवा के आपस में मिश्रण से बन जाते हैं। और सबसे लास्ट में ये याद रखना कि वर्षा मेघ जो है ये आपके काले और स्लेटी रंग के होते हैं। वर्षा भी यही कराते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी यही ग्रह होते हैं आपके, मतलब यही वर्षा आपका मेघ होते हैं, सबसे नज़दीक यही होते हैं। अब मूल रूप से बादलों की अगर बात करें तो ऊंचे बादल जो होते हैं लगभग 5 से 14 किलोमीटर के आपके पक्षाभी मेघ होते हैं, जिसको कपासी मेघ भी कहते हैं। और मध्य मेघ में आपका 2 से 7 किलोमीटर आपका मध्य स्तरी या फिर कपासी, और कम ऊंचाई वाले जो 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है जिसमें हम स्तरी कपासी है और वर्षा भी है, और लगभग कपासी मेघ भी 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ओस क्या है, ठीक है, और ओस बनने की स्थिति क्या है। देखो, ओसांग का मतलब ही होता है संघनन। जब भी कोई पार्टिकल्स हैं जिसमें आपकी वो चीज़ें जब इकट्ठी हो रही हैं तो वो ओस का निर्माण करता है। दिन के समय पृथ्वी गर्म हो जाती है, रात्रि के समय दिन ठंडी हो जाती है, और कभी कभी पृथ्वी इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि उसमें छूने वाली वायु तापमान कम हो जाता है और उस स्थिति में संघनन शुरू हो जाता है। मान लीजिए हमारी जो पृथ्वी है जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है, तो कभी कभार बहुत ठंडी हो जाती है। अब कोई वायु हमारे पृथ्वी से गुजर रही है, ठीक है, तो उस वायु में ठंडी चीज़ें मिलेंगी, तो उस वायु में जब ठंडी चीज़ें मिलेंगी तो वो ह्यूमिडिटी ले लेगा और जिस कारण से वो संघनन हो जाएगा, और संघनन होने के कारण जब घास में आप देखोगे तो छोटे छोटे ओस की बूंदें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये होता कब कब है? जब लंबी रातें हों, समय बहुत मिले, मेघ रहित, मेघ ना हो, बादल ना हो, वायु शांत हो, वायु में कोई चेंजेस ना हो, एक तरह की वायु रहे, और आर्द्रता के कारण ओसांग और हिमांग मतलब बहुत टेम्परेचर जब घट रहा हो उस कारण भी आपका ओसों का निर्माण हो जाता है। तुषार क्या होता है? जब संघनन तापमान के जमाव बिंदु से, जो संघनन का मतलब है इकट्ठा जब होता है कोई चीज़, जमाव बिंदु से 0 डिग्री के नीचे होता है, अर्थात ओसांग जमाव बिंदु या उसके नीचे होता है, इसको ठंडी सतह पर तुषार कहा जाए। ये खास करके ध्रुवों में होता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत लो रहता है। वर्षा कैसे होती है और कितने प्रकार की हो? देखो यार, वर्षा करवाने का सिंपल यही कारण है कि जब आपका जलवाष्प, देखिए मान लीजिए ये कोई समुद्र है, यहाँ से आपका हवाएं ऊपर जा रही हैं, जलवाष्प पूरा ऊपर जाके, इधर ऊपर जाके यहाँ बादलों का निर्माण, बादल संघनित हो जाएंगे। बादल संघनित होने के बाद बादल आपस में जब टकराएंगे, टकराने के बाद नीचे नीचे करके ऐसे वर्षा हो जाया करती थी। यही वर्षा का तरीका था। देखिए, किसी कारणवश जलवाष्प मतलब होता है ह्यूमिडिटी, पानी वानी, लदी हुई वायु ऊपर की ओर जाती है, ठंडी हो जाती है और जलवाष्प का संघनन हो जाता है। जलवाष्प जल कण पैदा हो जाते हैं, उसमें धूल कण जो सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, मेघों का निर्माण होता है, आपस में टकराते हैं, टकराने के कारण वर्षा करवा देते हैं। वर्षा देखिए यहाँ पर
एक संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेक्शन रेनफॉल है, जो भूतल पर गर्म हो जाता है। जब हमारा भूतल मतलब ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है तो उसके साथ आने वाली वायु भी गर्म हो जाती है, और जब गर्म होकर फैलती है तो हल्की हल्की ऊपर की ओर ऊपर उठने लग जाती है, और उस कारण से आपका धरातली जो संवहनीय धाराएं हैं उनका निर्माण होता है, और वायु ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, ऊपर जाके क्योंकि गर्म थी ऊपर जाके ठंडी होगी क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है, और धीरे धीरे के बाद लोग निर्माण होता है और गंगोर वर्षा आपकी हो जाती है। एक होता है आपका पर्वतीकृत वर्षा, ठीक है। अब पर्वतों में क्या होगा, जल वाष्प से लदी हुई, जल वाष्प बहुत ज़्यादा है, गर्म वायु भी होती है, तो ऊपर की ओर जैसे जैसे ढलान की ओर चढ़ती चली जाती है, और ढलान में ही लगभग ऊपर ना चढ़ने के कारण जल वाष्प तो होता ही होता है, तो चीज़ें संघनित जब हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं, तो वे उस क्षेत्र विशेष में वर्षा करवा देती हैं। मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे कोई वायु ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है जी, यहाँ पे जल वाष्प इसने लद गया, संघनन हो गया है, इकट्ठी हो गई हैं, जैसे जैसे इकट्ठी हो गई तब इसी क्षेत्र विशेष में ऊपर की ओर उठेंगी और फिर नीचे जाके ऐसे वर्षा करवा देंगी। एक होता है चक्रवाती वर्षा, जिसमें साइक्लोनिक रेनफॉल है, जो कि आपका वातागई वर्षा भी कहते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधी मतलब ठंडे इलाकों में, उष्ण कटिबंधी में हल्की राशियाँ हल्की होती हैं, जिस कारण शीतल मतलब ठंडी, शुष्क मतलब गर्म राशि के ऊपर चढ़ जाती हैं, और इस कारण गर्म पवन है उसके उपस्थित होने के कारण संघनन इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें एक साथ होनी शुरू हो जाती हैं, और फिर वहाँ वर्षा हो जाती है। एग्जाम में काफ़ी दफ़ा ये जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई भूमंडलीय तापन क्या होता है। देखो यार, ग्रीन हाउस गैस जो तुम्हारी होते हैं CFC कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो रही है, और जिसके कारण आपका ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि के कारण हमारा तापमान लगभग हमारा जो पृथ्वी है वह गर्म हो रहा है, इसको हम भूमंडलीय तापन कहते हैं। इससे क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रभाव, तो पहला जो ध्रुव है और पर्वत है वहाँ से सारी जो बर्फ़ है पिघल जाएगी, ये ऊपरी ध्रुव निचली दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से जो बर्फ़ है क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो पानी पिघलेगा, और पानी जब पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र में जितना पानी है उससे ज़्यादा होगा, और आसपास के इलाके डूब जाएंगे, जैसे मुंबई भी है, ढाका भी है और मालदीव्स भी है। ढाका बांग्लादेश में वैसे, ठीक है। इसके साथ ही समुद्र का खारा पानी आपके धरती के जो मीठे पानी है उसको ख़राब कर देगा, क्योंकि समुद्र का पानी बढ़ेगा तो हमारे जो पानी वानी इसमें मिक्स हो जाएगा हमारे मीठे में, वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ ग्लेशियर का मीठा पानी है, वो अच्छा पानी है, वो भी ख़राब हो जाएगा। और पर्वतों की हिमानियों के पिघलने से जो नदियाँ हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी, फिर आपको पता है बाढ़ आने से जन धन की हानि होगी, मानव को बहुत बड़े स्तर पर कष्ट भोगना पड़ेगा। एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टैगा और टुंड्रा में अंतर बताओ। देखो यार, जो टैगा होता है वो जलवायु वर्ग में लगभग आपको उत्तरी गोलार्ध जो कि ऊपर की ओर है लगभग 50 से 70 आपका उत्तरी अक्षांश के विस्तृत है, और ये आपका लगभग अलास्का जो कि अमेरिका क्षेत्र है, यूरेशिया जो कि यूरोप और एशिया का इलाका आता है, इस कनाडियाई क्षेत्र में ये क्षेत्र पाया जाता है। इसके साथ ही इस में आप कह सकते हैं कि वायु जो आपकी है जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें छोटी छोटी आपकी शीतल होने लग जाती है, रातें लंबी और कड़ाके की होने लग जाती हैं, और वर्षण की क्रिया मतलब ग्रीष्म ऋतु में होती है, वर्षा होने लग जाती है, ग्रीष्म मतलब गर्मी में। टुंड्रा ये लगभग 60 से 75 आपके मध्य अक्षांश में होता है, ठीक है। इसमें भी वही उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के अटलांटिक जो तट है और ग्रीनलैंड है आपका, आइसलैंड है, वहाँ पाया जाता है। यहाँ ग्रीष्म और छोटी आपका और शीत ऋतु में लंबी रातें होती हैं, मतलब ग्रीष्म ऋतु में छोटी और शीत ऋतु में लंबी रातें होती हैं, और ग्रीष्म ऋतु भी होती है। और ग्रीष्म ऋतु छोटी सामान्यतः मृदुल का मतलब थोड़ी सही और 10 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ हिमपात होता है, हिमपात का मतलब यहाँ बर्फ़ बहुत गिरती है। महासागरीय जल लवणता किससे कहते हैं, तो देखो यार सैलिनिटी किसका मतलब होता है, और इसमें जब महासागरों में जब आपका नमक की मात्रा जब बढ़ जाती है, नमक की मात्रा घुल जाती है, तो उसको हम आपका महासागरीय लवणता कहते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी खारा कोई जल है उसमें आपका लवणता की मात्रा लगभग 1000 आपका ग्राम है, और 1 किलोमीटर जल में 1000 ग्राम मिल जाता है, तो उसकी मात्रा जो आपकी है वो काउंट की जाती है कि भैया 1 किलोमीटर जो पानी है, ठीक है, 1 किलो मतलब पानी है, उसमें कितनी मात्रा में आपका खारा जो नमक है वो मिला हुआ है, तो उससे हम लवणता को निकालने का तरीका हमारा रहता है लगभग। इसके साथ ही आपका महासागरीय मगन तट किसे कहते हैं, तो महासागरीय मगन तट जो आपके जो कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, ये आपके महाद्वीपों के भाग होते हैं और समुद्र में डूबे हुए होते हैं। मान लीजिए महाद्वीप है, उसके नीचे का भाग जो डूबा हुआ है इसी को हम महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। ये लगभग आपका 200 मीटर से ढलान सामान्य होते हैं, चौड़ाई के साथ इनका ढाल पर निर्भर करता है, और कुछ किलोमीटर मतलब लगभग 1000 किलोमीटर भी ये हो सकते हैं, और इनकी जो चौड़ाई है लगभग 80 किलोमीटर तक चौड़ाई हो सकती है, और महासागरीय शेल्फ और तीव्र ढाल पर समाप्त होती है, जिसे हम शेल्फ अवकाश भी कहते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, महासागरीय जल की लवणता किन कारकों से प्रभावित होती है। देखो यार, लवणता एक तो जल आपूर्ति, अगर किसी क्षेत्र में ठंडे जल में गर्म जल की अपेक्षा कम लवणता होती है, जो ठंडा जल है उसमें गर्म जल की अपेक्षा लवणता लेवल मतलब नमक का मात्रा कम रहता है, और नदियों के मुहाने पे लवणता कम रहता है क्योंकि नदी का पानी उसको साफ करता है।
वाष्पीकरण अगर ध्रुवों में अक्षांशों में कम और कर्क रेखा पर ज़्यादा होता है, मकर रेखा पर अधिक वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण अधिक होता है तो लवणता अधिक हो जाती है। फिर महासागरीय धाराएं, जिसमें आप बताना है कि आपको लगभग जो धाराओं की लवणता कम और गर्म जो धाराएं हैं उसको अधिक पाई जाती है, मतलब ठंडी धाराओं में लवणता कम और गर्म में अधिक पाई जाती हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका लगभग खुले सागरों की लवणता, जो खुले सागर होते हैं वहाँ पर कर्क रेखा और मकर रेखा की लवणता सबसे अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण भूमध्य रेखा पर जो लवणता है उसकी मात्रा भी बढ़ती है। साथ ही साथ ध्रुवों की ओर जो समीप लवणता है वो कम पाई जाती है और बर्फ़ मिलने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि ध्रुवों में बर्फ़ आपका होता है और आपको मैंने कहा ठंडे क्षेत्रों में ठंडे पानी में लवणता कम ही रहती है। महासागरों के तापमान को प्रभावित या वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, तो महासागर जो हमारे होते हैं उनके जो तापमान है उसको अक्षांश लैटिट्यूड, आपकी प्रचलित जो आपकी पवनें हैं वे, महासागरीय धाराएं यह प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ जो समीपवर्ती आपके स्थलखंड है, क्षेत्र है वहाँ, और सैलिनिटी और हिमखंड जहाँ पे आप बर्फीले क्षेत्र हैं, वे सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वार भाटा नौ संचालन को कैसे प्रभावित करता है। इसमें देखिए ज्वार भाटा आपके नौ संचालन को कैसे प्रभावित करता है और ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है। तो देखो, नदी मुख, जो कि आपका नदी मुख का मतलब है कि जो मुहाने आपके होते हैं वो बंदरगाहों पर साधारणतः जहाज़ नहीं पहुंच पाते। अगर आपका नदी मुख है वहाँ जहाज़ नहीं पहुंच पाते हैं, किंतु अगर ज्वार है, ज्वार मतलब आपका, तो जल की मात्रा अधिक हो जाती है और जहाज़ बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। जब ज्वार मतलब ऐसे पानी लेकर आता है तो जहाज़ उसके साथ ही मुहाने तक, बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और माल उतारने में और गहरे सागर में वापस जाने में भी ज्वार भाटे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे हुगली, क्योंकि हुगली भी थोड़ा ज़मीन के अंदर है तो पानी जो चीज़ें हैं उसको फ़ायदा पहुँचता है। और कोलकाता और लंदन, जो हुगली है कोलकाता में है, टेम्स और लंदन में, ठीक है, बंदरगाह बाय आपके जाते हैं। साथ ही साथ उपसौर अपसौर में क्या अंतर है। उपसौर जो स्थिति है वो सूरज के निकटतम होती है, सबसे पास होती है, और अपसौर जो है सूरज के सबसे दूर की स्थिति होती है। सबसे पास जो आपका है निकटतम वो 3 जनवरी को होता है, सबसे दूर 4 जुलाई को होता है। ज्वार भाटा क्या है, तो देखो ज्वार भाटा जो है दिन में उठने वाली जो आपकी वेग होती हैं, जो समुद्र में उठती हैं, ये ज्वार है, गिरती हैं ये भाटा है। उठ रही हैं ज्वार है, गिर रही हैं भाटा है, और नियमित रूप से दिन में आपका 2 बार ऊपर उठती हैं, 2 बार आपके नीचे गिरती हैं। इसी को हम ज्वार और भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आप समझ लीजिए कई प्रकार हैं, जिसमें आवृत्ति के आधार पे है अर्धदैनिक आधे दिन में, दैनिक ज्वार 1 दिन में, मिश्रित ज्वार मिक्स लगभग आपकी, और ऊंचाई के आधार पर हम कहें तो एक आपकी होती उच्च और एक होती बृहद भाटा बहुत ऊँची, और एक होती है निम्न और एक लघु, आपकी लघु छोटी सी आपकी ज्वार भाटा आपकी लगभग रहती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या भूमिका इसकी नौ संचालन में है, नदी वदी में, मतलब क्या भूमिका है। तो देखो, पहली बात तो यही कि नद मुखों में समुद्री जहाज को आसानी से प्रवेश करवा देते, क्योंकि सब पानी के साथ जहाज भी फोर्स के साथ उस मुहाने पर या जहाँ पे बंदरगाह है वहाँ आ जाता है। मछली पकड़ने में जो नाविक है उनको भी मदद करता है, और अंदर जाने भी मदद करता है ज्वार भाटा, और बाहर आने भी मदद करता है। ज्वार भाटा नगरीय जो इलाके वहाँ की गंदगी को साफ कर देता है, ठीक है। दूसरा, ज्वार भाटे बहुत ही बहुमूल्य जो समुद्री की चीज़ें होती हैं, शंख हो गया, सीप हो गया, घोंग हो गया, वो अपने साथ बहाकर केंद्र में या जो इलाके आपके होते हैं यहाँ पर मेन लैंड पे, वहाँ पे बहाकर ले आते हैं। इसके साथ ही ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है और शीत प्रदेशों में जमा नहीं हो पाता। ज्वार भाटा विद्युत का निर्माण किया जाता है और इससे क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि IUCN द्वारा पौधों व जीवों के प्रजातियों के उनके संरक्षण के उद्देश्य से कौन से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। देखो यार, पहला होता है संकट उत्पन्न प्रजातियां, जो कि काफ़ी डेंजर होती हैं, और इन प्रजातियों को लगभग आप कह लीजिए कि इनको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने इनको कुछ लिस्ट में बांट दिया, जिसमें रेड लिस्ट आपको बना दिया गया है। साथ ही साथ सुमेध प्रजातियाँ वर्नेबल, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इनका संरक्षण नहीं किया गया है। इनको विलुप्त होने से बचाने के लिए सहयोग के कारण इनको लगभग हम बचाने की बात कर रहे हैं। भविष्य में भी विलुप्त होने का इनका खतरा बना हुआ, तो इनकी संख्या बहुत कम हो रही है, इनको बचाना चाहते हैं। एक होती दुर्लभ प्रजातियाँ, दुर्लभ मतलब रेयर स्पीशीज़, जो बहुत कम हैं और कुछ प्रजाति कुछ स्थानों पे अब हैं, तो इनको बड़े क्षेत्र, विरल क्षेत्र में बिखरे हुए हम बचाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जैव विविधता के सम्मेलन से लिए गए संकल्पों ने जैव विविधता संरक्षण में मदद की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लगातार जब लोग अवेयर होंगे तो संकल्प जो प्रजातियाँ हैं उनके संरक्षण की बात की गई है।
साथ ही साथ प्रजातियों को विलुप्त होने के बचाने के लिए हम योजनाएं भी चला रहे हैं, और खाद्यान्न, काफ़ी सारे जो खाद्यान्नों और किस्मों के जो चारे चीज़ें हैं, जिसमें हम इमारती लकड़ी हो गई या पशुधन हो गया, जंतु हो गया, प्रजाति किस्में हो गई, उनको संरक्षित करने की हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक देश में वन्य जीवों के आवास के लिए क्षेत्र सुनिश्चित कर दिए गए हैं। प्रजातियों के पल्ले बढ़ने और उनके विकसित होने के लिए हमने सुरक्षित स्थान बना दिए हैं, और जीवों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हम रख रहे हैं। तो इससे हम काफ़ी चीज़ें कह सकते हैं। साथ ही साथ महाविविधता आपकी कौन से हैं इलाके हैं, तो महाविविधता मतलब बहुत सारे, जहाँ बहुत सारी संसाधन आपके जन जीव पाए जाते हैं, जिसमें मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र आपके महाविविधता वाले क्षेत्र कहलाते हैं। भारत सरकार ने कौन सी चीज़ें अपनाई हैं अपने संरक्षण, अपने जीवों को बचाने के लिए, तो पहला तो हमने क्या किया, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया, और इसके अंदर नेशनल पार्क और पशु विहार, जहां उनको संरक्षण बचाने के लिए चीज़ें करी। जीव मंडल लक्षित क्षेत्र, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जिसमें वनों को हमने या वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास पे हमने रखा और उनको विकसित करने दिया। ये देखा हो आपका फर्स्ट बुक लगभग खत्म है, सेकंड बुक से देख लेते हैं। ये भारत की जो स्थिति है, कुछ बेसिक नॉलेज ले लो कि लगभग 32 लाख आपका 87,263 वर्ग किलोमीटर भारत की किलोमीटर में आपका है। दूसरा, भारत उत्तरी अक्षांश में 4.4 डिग्री जो लगभग है, और 37 डिग्री 6 और उत्तरी अक्षांश के बीच है, और लगभग पश्चिमी से 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर, और 98 डिग्री 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में लगभग पाया जाता है। अगला इसमें देखिए, इसका उत्तरी जो दक्षिण विस्तार है लगभग 3214 है। आप ऐसे याद करो, 3214 नहीं हो रहा तो 3214 करो। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम आपका है 2933। ठीक है, कितना है 2933, मतलब 2933 किलोमीटर। ठीक है, और देशांतरी विस्तार, एक छोर से, जैसे भारत का मैप है तो इसमें यहाँ पे कितने देशांतर है, 1 2 3 4 5 6 30 करके देशांतर है। ठीक है, और हर एक देशांतर में जाने में 4 मिनट का समय लगता है, और यही कारण है कि पूर्व से पश्चिम में जाने में 2 घंटे का अंतर हमें दिखता है। अब 30 को आप करोगे, जब आप लगभग 4 से करो, लगभग आपको 120 मिनट के आसपास टाइम मिलेगा, जो कि 2 घंटे को अंतर बता देगा आपको। इसमें भारत का अगर भूगोल की बात थोड़ा कर लें, थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं ऐड की मैंने इसमें, कि भारत की जैसे है आपका है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, चतुष्कोणीय है, अक्षांश विस्तार आपका 4.8 डिग्री 4 उत्तरी आपका अक्षांश से, 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर, और 97 डिग्री 25 आप 2.5 बोलेंगे, वैसे 25 बोलेंगे पूर्वी देशांतर। और भारत का ये बता दिया मैंने आपको, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अभी बताया था। भारत जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.4 आपका लगभग पूरे विश्व का हमारे पास है। कुल क्षेत्रीय दृष्टि से हमारा 7वां स्थान है। स्थलीय सीमा हमारे पास 15,106 किलोमीटर है। आपके पास जलीय सीमा लगभग 7,516 है। मानसूनी जलवायु हमारी है, कैसी है, मानसूनी है। अगर 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या 1 अरब लगभग, हमारी 21 करोड़ के आसपास लगभग हमारी जनसंख्या रही। विश्व में हमारा प्रथम स्थान है, अब द्वितीय नहीं प्रथम हो चुका है। पुरुषों की जनसंख्या लगभग ज़्यादा है, महिलाओं की थोड़ी कम है। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, नगरीय जनसंख्या आपकी कम है। इस बात को भी याद रखना। कितने राज्य हैं आपके? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये नॉर्थ जोन है, ये पूर्व है, ये पश्चिम और ये पूर्व आपका मध्यवर्ती जोन है। इस प्रकार से इंडिया को कई जोन्स में बांटा गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर, इसकी कथन अब बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदुस्तान का महासागर ही है, क्योंकि इसका नाम एक देश के नाम पर है। दूसरा, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच आपका हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत है और नीचे हिंद महासागर है, यहाँ नीचे इसके हिंद महासागर है, तो हमारी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हिंद महासागर का उत्तरी छोर स्थित भारत स्थित है और तटरेखा किसी भी देश से ज़्यादा हमारी मिलती है, इस कारण से हिंद महासागर भारत का ही है। उसके बाद उपमहाद्वीप किसे कहते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम बताओ। देखो यार, उपमहाद्वीप किसी भी क्षेत्र विशेष के एक भौगोलिक भाग को कहते हैं, जिसमें भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या आर्थिक रूप से उस महाद्वीप से थोड़ी अलग पहचान रखता हो। जैसे भारत और भारत के आसपास के पंजाब का पाकिस्तान हो गया, आपका नेपाल हो गया या बांग्लादेश हो गया, थोड़ी अलग पहचान रखते साथ में, मतलब एक साथ इनकी एक है और उसके भौगोलिक एक रूपता हो, मतलब एक समान हो। जैसे भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक रूपता ही है भौगोलिक। और भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम में पाकिस्तान और इधर आप देखिए उत्तर में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी आपके सम्मिलित है, भारत भी सम्मिलित है।
साथ ही साथ इसमें आपका भारत में सबसे पूर्वी आपका जो भाग है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय में 2 घंटे का अंतर क्यों है, जैसे मैंने अभी समझाया था कि लगभग 30 डिग्रियां बीच में आती हैं और 30 डिग्रियों को जब हर डिग्री में आ जाने में 4 मिनट का समय लगता है। जब 4 मिनट का समय लगता है तो 30 को 4 से इंटू में करोगे तो लगभग 120 मिनट निकल के आएंगे। इस कारण से 2 घंटे का समय लगता है। हैदराबाद में दोपहर का समय कभी भी शिरा बिंदु से उत्तर की ओर तथा कभी दक्षिण की ओर होता है और दिल्ली में ऐसा नहीं होता। देखो बात ऐसा है कि आभासी होता है, आभासी का मतलब लगता है। अब कर्क व मकर के बीच होता है, कर्क और मकर के बीच में होता है और दिल्ली कर्क रेखा के ऊपर है। हैदराबाद कर्क रेखा के दक्षिण में है, मतलब कर्क रेखा ऊपर गया और दक्षिण में आपका है, और कर्क रेखा के उत्तर में आपका दिल्ली है। तो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जो सूर्य का शिरोबिंदु है वो दक्षिण में ही रहता है, इस कारण से दिल्ली में ऐसा महसूस नहीं किया जाता है। भाबर और तराई में क्या अंतर है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। देखो यार, भाबर जो होता है वो सिंधु नदी से आपका जो उसकी तिस्ता नदी से विस्तृत होता है। तराई जो आपका है वह दक्षिण में आपका साथ साथ विस्तृत होता है, दक्षिण आते आते। ये पतली पट्टी होती है, लगभग 8 से आपका 10 किलोमीटर की चौड़ाई होती है और इनकी होती है 10 से 12, थोड़ी ज़्यादा हो गई। भाबर कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन तराई जो है वह साफ है और कृषि योग्य है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, यहाँ पर अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर और रेत जमा देती हैं, जो कि भाबर होते हैं। यहाँ पे बारीक जो मिट्टी होती है वो लाते हैं, जो कि वनों से ढक जाता है क्षेत्र होता है और काफ़ी उपजाऊ होता है। मतलब ये क्वेश्चन आता है कि भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है और इसकी मुख्य श्रेणियाँ क्या हैं। देखो, भारत में कश्मीर हिमालय के उत्तर पूर्व में लेह लद्दाख स्थित है और ये ठंडा मरुस्थल और विस्तृत हिमालय के आसपास है। काराकोरम श्रेणियाँ, इस क्षेत्र में मुख्य आपके श्रेणियाँ निम्न हैं, जिसमें लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। हिमालय पर्वत की पूर्वी पहाड़ियों की विशेषताएं बताइए। हिमालय पर्वत की पहली विशेषता तो यही है कि आपकी इस भाग में पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा में है। ये पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती हैं, जिसमें पटक नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। इसके साथ ही निचली पहाड़ियाँ का क्षेत्र जो है अनेक जातियाँ, जिनमें हम झूम और स्थानांतरित खेती भी करते हैं। झूम स्थानांतरित का मतलब आज यहाँ है और कल वहाँ है, झूम मतलब घूम घूम कर खेती करती हैं। इसके साथ प्रायद्वीपीय पठार और महाद्वीप जो हिमालय पठार है उसमें अंतर बताइए। देखो, ये आपके पठार कठोर होते हैं, ठीक है, इनका निर्माण उत्खल खंड से होता है। कैम्ब्रिज कल्प के आज बहुत स्थल क्षेत्र ही रहा है। केवल इस तटीय क्षेत्र का अल्प अवधि के लिए समुद्र में डूब गए थे, मतलब कुछ समय के लिए आपके समुद्र में डूब गए थे। और प्रायद्वीप पठार अवशिष्ट के पर्वत पाए जाते हैं, जिसमें अरावली पर्वत, याद रखना कि प्रायद्वीप में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अरावली पर्वत और इसकी घाटियाँ जो है उथली और मंद होती हैं। हिमालय अपसादी शैलों से निर्मित हुए हैं, मतलब ये काफ़ी नए हैं और प्रायद्वीप आपके पुराने हैं, ये भी कह सकते हो आप इस बात को, ठीक है। उसके साथ ही हिमालय जो आपके होते हैं ये मोड़दार पर्वत होते हैं, जो विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से बने होते हैं और ये नए हैं, मैंने आपको जैसे बताया। साथ ही साथ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है वो टेथिस के अवसादों से पर्वत निर्माणकारी विवर्तनिक हलचलों के परिणाम शुरू हुई है, मतलब काफ़ी हलचलें हुई हैं विवर्तनिक, इसके कारण से आप हिमालय पर्वत आपके बनते हैं। हिमालय से संबंधित जो पर्वत श्रेणियाँ हैं कमज़ोर और लचीली होती हैं, परिणाम स्वरूप वहाँ वलन और विरूपण की क्रियाएँ हैं, मतलब कहने का मतलब वहाँ चेंजेस होते रहते हैं। हिमालय विवर्तनिक पर्वत है और इस कारण से यहाँ नदियाँ युवा अवस्था में आती हैं और पर्वतीय ये जो आपका ऊपर वाला है प्रायद्वीप, यहाँ पे आपका मंद आपकी वृद्ध अवस्था में मतलब नदियाँ रहती हैं। देखिए, बांगर और खादर में भी एग्जाम में आता है। तो बांगर जो है वो बाढ़ प्रदेश जो है बाढ़ के तल से ऊंचा होता है और जो खादर प्रदेश है प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, मतलब यहाँ बाढ़ नहीं आती, यहाँ बाढ़ प्रतिवर्ष आती है। कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है क्योंकि पानी नहीं आ पाता है। ये कृषि के लिए बहुत उपजाऊ क्योंकि पानी और नमी होती है और अच्छी मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना होता है और ये नई जलोढ़ मिट्टी से बना होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कभी कभी चूना युक्त कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ चीका मतलब बहुत चिकनी मिट्टी होती है। पंजाब में इसे छाया कहते हैं, पंजाब में इसे बेट कहते हैं। तो इस प्रकार से 2 मिट्टी का प्रकार था। एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है कि भूमध्य नदियों की जो ब्रह्मपुत्री नदी है उसकी विशेषता बताइए। देखिए, ब्रह्मपुत्री जो नदी है वे भारत ही नहीं बल्कि संसार में बड़ी नदियों में से एक है और ये 3 देशों में होकर गुजरती है। 3 देश मतलब आपका चीन, चाइना, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्री कैलाश क्षेत्र श्रेणी में मानसरोवर झील से जो निकट है उसका नाम है आपका युंगडुंग, जो हिमनद है उससे निकलती है और उद्गम स्थान से ब्रह्म हिमालय क्षेत्र के समानांतर पूर्व की ओर बढ़ती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखना, सांगपो के नाम से किसे जाना जाता है, आपका ब्रह्मपुत्री। जो अभी तक देख रहा है मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन देखो इससे बाहर नहीं आने वाला, सारे क्वेश्चन यही आएंगे। इसका अर्थ है पवित्र आपका
करने वाला और हिमालय में आपका नमचा बरवा के निकट आपका लगभग हिमखंड पाया जाता है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि प्रबुद्ध और बहुत तेज चलने वाली जो नदी के रूप में बाहर निकलती है, इसे दिहांग कहते हैं। कहाँ पे आपका दिहांग कहा जाता है इसको शुरुआती रूप में। अरुणाचल प्रदेश में सदिया कस्बे में पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है और दिबांग या आपका सिकांग लोहिया इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एग्जाम में आ सकता है कि ब्रह्मपुत्री की सहायक प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, दिबांग या सिकांग है आपका, और दिहांग इसे शुरुआती कहा जाता है जब ये निकलती है। गोदावरी नदी तंत्र की मूल्यांकन कीजिए, मतलब इसकी विशेषता बताइए। देखिए गोदावरी जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नदी है और विशाल आकार भी है। विशाल कारणों से भी इसको भारत की गंगा भी कहा, दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, मतलब दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम एक जगह है, वहाँ से निकलती है और आंध्रा में बहती है, बंगाल खाड़ी में फिर विसर्जित हो जाती है। गोदावरी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा राज्यों में भी कुछ मतलब राज्य में भागों में जल बहा कर ले जाती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 3.13 आपका लाख किलोमीटर है। इसके साथ ही उत्तर की ओर अगर हम बात करते हैं तो इसमें पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ। एग्जाम में याद रखना कि पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ हैं। दक्षिण मिलने वाली नदियाँ इसकी मंजीरा है और पोलावरम जो है दक्षिण में मिलने वाली गार्ज निचले भाग पे भारी बाढ़ लाती है। गोदावरी एक सदृश प्रपात की रचना करती है और डेल्टाई क्षेत्र में नौ संचालन संभव है। इसके बाद राजामुंडी के बाद नई घाट होते हैं वहाँ विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है और डेल्टा का निर्माण भी ये करती है। एग्जाम में कई दफ़ा आता है कि गंगा नदी की विशेषता बताओ और बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो गंगा नदी की पहली विशेषता तो यही है कि उत्तराखंड के राज्य उत्तरकाशी से ही आपका निकलती है, जैसे गोमुख जो निकट है गंगोत्री वहाँ से, और देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलती हैं और इसके बाद ये गंगा कहलाती हैं। ठीक है, हरिद्वार में, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं देवप्रयाग पे तो ये गंगा कहलाती हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ हरिद्वार से दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती हैं, अतः यह दक्षिण और जो मुख्य है धाराओं को करके भागीरथी और हुगली के विलय हो जाती हैं। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही गंगा को हम लोग बोलते हैं पद्मा के नाम से। ठीक है, पद्मा के नाम से। उसके बाद गंगा की लंबाई जो होती है लगभग आपका 25 किलोमीटर, ऐसे 25 अलग कर दो, और भारत की सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। इसके बाद उत्तर हिमालय से निकलती हैं, बारहमासी नदी है। दक्षिण प्रायद्वीप से निकलने वाली जो मौसमी नदियाँ हैं उसे आकार मिलती है, फिर मिल जाती है उनसे आकर। उसके साथ ही यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी और पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर है और सहायक नदी सोन भी है। बाहिने तट पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक, कोसी ये आपकी बाहिने तट पर अब लगा बिहार की तरफ जाने पर मिलती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीप अपवाह तंत्र में कोई अंतर। देखो हिमालय अपवाह तंत्र जो होता है यह 12 होता है, कभी सूखता नहीं पानी, यह नवीन है, यह विसर्प बनाती, विसर्प का मतलब कभी ऐसे चलती हैं, सीधी नहीं चलती, विसर्प बनाती हैं। और यहाँ आप कह सकते हैं कि हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त, हिमाच्छादित मतलब बर्फीले क्षेत्रों से जल प्राप्त होता है। पूरे साल ये भरी रहती है, सदा नहीं रहा है, हमेशा पानी रहता है। और ये आपकी युवा अवस्था में विकसित होती हैं। मार्ग में अपर्दन होता है, अपर्दन का कारण मतलब पानी मट्टी लेके जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। ये संसार में सबसे, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा आपका, उसका निर्माण भी सुंदरवन में होता है। प्रायद्वीप नदियाँ हैं उसका उल्टा कर दो कि ये 12 नहीं होती हैं, इसका अपवाह तंत्र पुराना है, उसका नया था। ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प का मतलब है ऐसे नहीं चलती, बिल्कुल सीधा चलती हैं, जहाँ जाना है वहीं। और ये नदियाँ आपकी वर्षा पर निर्भर रहती हैं, वर्षा आई तो भर जाएंगी वरना नहीं, और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ये नदियाँ अपनी विकास में प्रौढ़ अवस्था में हैं, प्रौढ़ का मतलब बुढ़ापे में थोड़ी बढ़ चुकी है मतलब, तो ये आप कह सकते हैं। हिंद महासागर हिंदुस्तान का ही है, ये हम क्वेश्चन एक्चुअली कर चुके हैं, जिसमें हम कहा था कि एक महाद्वीप के नाम पर ही है आपका। पहली बात तो हमारे देश के नाम पर ही है। दूसरा, पश्चिम में हमारी जो स्थिति है, पश्चिम एशिया में, पूर्व एशिया में, हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत है और इसके उत्तरी छोर में भारत का तट किसी भी देश के मुकाबले बहुत बड़ा है। क्वेश्चन एक आता है कि मानसून विच्छेद क्या है। देखो यार, मानसून विच्छेद का मतलब होता है जब 2 सप्ताह या 2 सप्ताह से अधिक मौसम जो है जो वर्षा करवाने में जो असफल रहता है तो इसका मानसून विच्छेद कहते हैं। क्या प्रभाव पड़ते हैं तो चक्रवाती कमजोर आपका पड़ना होता है और भारत के अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, अभिसरण क्षेत्र हैं, वहाँ परिवर्तन आता है। पश्चिमी राजस्थान में तापमान में विलोमता और वाष्प से लदी हुई वायु ऊपर उठने लगती है और वर्षा नहीं हो पाती है वहाँ पर। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है। बिल्कुल सही बात है, भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, क्योंकि जो मानसून है वो कभी आता है कभी नहीं आता है, और ज़्यादा होगा तो दिक्कत, कम होगा तो दिक्कत, आपको पता ही है। भारत में पहली बात तो ये आर्थिक दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 64% जनसंख्या इसमें अपनी आजीविका, अपने जीवन यापन के लिए इस पर निर्भर करती है। दूसरा, कुछ भागों में सूखा और बाढ़ की स्थिति इस मानसून के कारण होता है।
भारतीय कृषि मानसून की सफलता पर निश्चित है। अगर नियमित वर्षा हुई तो अच्छी कृषि होगी, नहीं हुई तो खराब होगी। जैसे सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता विशेष प्रभाव डालती है, वहाँ अक्सर अकाल की स्थिति देखने को मिलती है। अचानक जब मानसून में विस्फोट हो जाता है, बहुत वर्षा होती है, तो मृदा अपरदन आपका हो जाता है, जिसमें पानी के साथ मृदा भी बह के चली जाती है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांश हैं, पर्वत श्रेणी है और जल और स्थल का वितरण है। अक्षांश आपका देखिए, इसमें दक्षिण भाग विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच पड़ता है। जैसे आपको पता है कि ये हमारा पृथ्वी है, बीच में विषुवत रेखा है। उसके अलावा विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच में भारत लगभग पड़ता है और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय प्रभाव है। कर्क रेखा से उत्तर भाग जो है शीतोष्ण कहलाता है। चक्र रेखा जो होता है उसके उत्तर भाग जो है शीतोष्ण होता है, ठंडा होता है। अब हिमालय श्रेणी में देखिए, जो आपका ध्रुव की ओर जैसे जैसे आप जाते हैं तो ठंडी हवाएं आपको, हमारी ठंडी जो हिमालय श्रेणी है भारत की तरफ से ठंडी हवाएं आने से रोकती हैं। जैसे आपका हिमालय पर्वत है, इसी कारण से भारत में बर्फ़ नहीं पड़ती, क्योंकि हिमालय पर्वत उधर से आने वाली, मतलब चाइना से आने वाली, हिमालय पर्वत जो है वो चाइना से आने वाली जो आपकी हवाएं हैं उनको रोक लेता है। ये चीज़ याद रखना। साथ ही साथ जल एवं स्थल का वितरण, तो जहाँ पे आपका जो इलाके समुद्र के दूर हैं, जो इलाके मतलब जिनका स्थल बहुत नॉर्मल है या ऊंचाई के साथ हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, और जो समुद्र के पास होते हैं वहाँ टेम्परेचर अलग होता है। ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी देखने को मिलती है, ठंडा मिलता है, और समुद्र के पास समान मौसम देखने को मिलता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट ईयर है, कि मानसून की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली बात, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, जो जून से सितंबर, 1 जून से शुरू होता है, लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैल जाता है। सितंबर लगभग अक्टूबर से वापस भी शुरू हो जाता है। मुख्य रूप से उच्चावास और भू आकृति पर द्वारा नियंत्रित होता है, और समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ मानसून में हम लोग डिफरेंस देखते हैं, जिसमें दिल्ली में लगभग आपका 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं पर कोलकाता में 119, क्योंकि कोलकाता समुद्र के पास है और दिल्ली समुद्र के बहुत दूर है। किसी एक समय मानसून कुछ आपके जो वर्षा है कुछ दिनों में आपका आर्द्र दौर आ जाता है, और कुछ में सूखे की अंतराल भी पाए जाते हैं, इसे मानसून विच्छेद कहते हैं। ग्रीष्मकालीन क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा भी होती है और बहुत सा पानी बह जाता है, मिट्टी का अपरदन भी किया जाता है। भारतीय कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जिसमें अत्यधिक महत्व इसका है, और साथ ही साथ 12 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आपकी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल नीनो क्या है। देखो यार, अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो किसी क्षेत्र विशेष में 5 से 10 साल में आता है, सूखा, बाढ़ जैसी स्थिति को लाता है। बहुत सिंपल है। अब इसका परिणाम आपका क्या हो सकता है, प्रभाव? तो भूमध्य जो रेखीय क्षेत्र हैं वहाँ भूमंडलीय परिवर्तन, विकृति होती है, चेंजेस आते हैं। समुद्री जो जल है उसमें वाष्पन अनियमित होता है, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, और प्लावक की मात्रा में कमी, समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाती है इसके कारण। और अल नीनो भारतीय मानसून में भी काफ़ी चेंजेस लाता है, जिसमें 1990-91 में जब आया था तो प्रचंड रूप में हमने देखा कि यहाँ पर सूखे की और बाढ़ की, सूखे की खासकर स्थिति देखने को मिली, और 5 से 12 दिन के बीच हमारे भारत में मानसून आने में देरी भी हो गई थी, मानसून नहीं आया था। एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर बताओ। सदाबहार जो है वो हमेशा वन रहते हैं, और इसके मुख्य हैं महोगनी, बांस, ताड़, सदा हरे भरे रहते हैं, सघन होते हैं लगभग, और 30 से 50 की जगह आप 60 मीटर भी बोल सकते हो कि 60 मीटर ऊंचे होते हैं आपके लगभग इसके पेड़। उसके साथ साथ इसकी जो वृक्ष की काफ़ी लकड़ी होती है, काफ़ी मोटी होती है, ये सदाबहार का है। पर्णपाती जो है ये ग्रीष्म ऋतु में आपके पत्ते गिरा देते हैं, कम घनत्व वाले होते हैं, ऊंचाई इनकी अपेक्षाकृत कम होती है, इनकी लकड़ियाँ भी कम कठोर होती हैं उसके मुकाबले सदाबहार के, पूरे भारत में लगभग पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ बहुत उपयोगी होती हैं, और ये कौन कौन सी लकड़ियाँ हैं, इसमें साल है, सेमल है, महुआ है, आंवला है, बेल है और खेर है। इस बात को याद रखना। एग्जाम में यह क्वेश्चन आई थिंक 2020-21 में शायद आया था कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया और उसका उद्देश्य क्या रहा। देखो, वन संरक्षण अधिनियम आपका लगभग आता है 1952 में आपका आता है, 1988 में संशोधित कर दिया जाता है। इसका लगभग मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करते हैं तो लगभग था यही कि भाई 33% भाग पर वन का लगाना, लेकिन अभी 23% भाग पर ही वन है आपके। इसके साथ ही जो पर्यावरण संतुलन है उसको बनाना, संतुलन को अच्छा करना, प्राकृतिक धरोहर को, जैव विविधता को बनाए रखना, अपरदन और मरुस्थलीकरण को रोकना, सूखे की स्थिति को नियंत्रित करना, और भूमि के निम्नीकरण का मतलब भूमि का जो गुणवत्ता है उसको बचाना, और वनारोपण, वनों को लगातार लगाना। ये सारे उद्देश्य इसके रहे थे। और वन और जल जीवों का संरक्षण करना। कुछ पॉइंट्स आप लगा सकते हो, सारे नहीं, 5-6 ही लिखना आप, 7-8 ज़्यादा हो जाते हैं।
इसके साथ ही सामाजिक वानिकी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और सामाजिक वानिकी का अर्थ होता है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास के उद्देश्य के लिए शुरू होता है, इसी को हम सामाजिक वानिकी कहते हैं। इसके अंतर्गत 3 भाग हैं, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरी वानिकी में क्या होता है कि भाई देखो जमीन तो होती नहीं ज़्यादा, तो सड़कों के किनारे ही पेड़ पौधों का प्रबंधन का, पार्कों में पेड़ पौधे लगाना और उपयोग लाना। ग्रामीण वानिकी का मतलब है जो अंतर्गत कृषि वानिकी है, सामुदायिक वानिकी को बढ़ावा देने की बात करता है। और फार्म वानिकी में जो इलाके आपके बंजर हैं, जहाँ कुछ नहीं हो सकता, वहाँ एटलीस्ट आप चारा और ईंधन जैसी जो सब्जियां हैं उन सब चीज़ों को उगा सकते हो, पेड़ों को लगा सकते हो, ये चीज़ें हुआ। वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ? देखो वन्य प्राणी जो अधिनियम है लगभग 1972 में पारित हुआ था, और इसके मुख्य उद्देश्य यही थे, उनको सूचीबद्ध करना, संरक्षित प्रजातियों को सुरक्षा देना और सरकार द्वारा नेशनल पार्कों को बनाना। भारत में अगर हम बात करें 18 आपके जीव मंडल निश्चय हैं, जिसमें 4-5 मुख्य हैं, जिसमें सुंदरवन आपका, नंदा देवी, नीलगिरी आपका है, मन्नार की खाड़ी आपका उसमें आता है, सिमली बाल करके भी आपका आ जाता है सारे, और काजीरंगा मानस। सूखा एग्जाम में आया है लास्ट ईयर, आप खुद देख लो चाहे जाके, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, सूखा और बाढ़ की स्थिति बताइए, दोनों क्वेश्चन आ गए थे। देखो सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र विशेष में सामान्यतः कम वर्षा हो, और उसी सामान्य कम वर्षा में क्या होता है, सूखा की स्थिति बन जाती है। तो इसमें क्या हमारे प्रकार है, जिसमें आपका एक तो होता है मौसम विज्ञान संबंधित सूखा, जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो। कृषि सूखा, जिसमें भूमि आर्द्रता नहीं होती है और जल के अभाव के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं। एक होता है जल विज्ञान सूखा, जिसमें धरातलीय और भूमिगत जलाशय में ही जल सीमा बहुत कम हो जाती है, बहुत गिर जाती है और जलापूर्ति नहीं हो पाती, जल नहीं मिल पाता है, इसी को हम जल विज्ञान संबंधित सूखा बोलते हैं। पारिस्थितिक सूखा में क्या होता है कि जल की कमी से उत्पन्न होता है और पर्यावरण में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और इसी को हम पारिस्थितिक सूखा भी कहते हैं। सूखे से कैसे निपट सकते हैं? तो हम भैया लोगों को एक तो तत्कालीन सेवाएं दें, जिसमें लगभग दवाइयाँ, पशुओं के चारा, व्यक्तियों के लिए भोजन और सुरक्षित स्थान थोड़ा बना लें। भूमि और जल भंडारों को हम थोड़ा खोजें और भौगोलिक सूचना तंत्र की सहायता लें, और वर्षा के जल को संग्रहण करें, उसको अच्छे से नियंत्रित करें, उसका उपयोग करें, और मीठे पानी को हम गलत चीज़ों में या गाड़ी वाड़ी धोने में ना करें। अधिक जल वाले क्षेत्रों में निम्न जल वाले क्षेत्रों से मिला दें, जहाँ जल ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है दोनों को मिला दो, जोड़ दो। अगला भारत में आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत में बाढ़ क्यों आती है और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को उल्लेख कीजिए। देखो बाढ़ बहुत बड़ी बात है कि जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तो बाढ़ की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है, और इससे मानव बस्तियां, खेतों और आसपास की ज़मीनों का हनन होता है, उसको खराबी मिलती है। अक्सर आप याद रखना कि जो कोसी नदी है, कोसी वो बिहार में शोक लाती है, और दामोदर नदी जो है ये बंगाल में शोक लाती है। ये भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखिए वर्षा जो होता है, जिसमें भारी वर्षा और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब टूट जाते हैं प्राकृतिक कारणों से, तो अतिरिक्त मानव के कुछ अवांछित क्रिया भी हम लोग करते हैं, जिस कारण आपकी बाढ़ आ जाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आपके असम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, सबसे ज़्यादा बाढ़ यहाँ आती है। इसके अतिरिक्त आपका पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में आकस्मिक यहाँ भी एकदम से बाढ़ आ जाती है। बाढ़ को कैसे रोक सकते हो? तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तटबंध बनाओ, ठीक है, नदियों को बांध बनाओ, बाढ़ वाली जो नदियाँ हैं उनके ऊपर आपका जल ग्रहण, जल को बचाने के लिए या संरक्षित करने के लिए चीज़ें बनाओ, और नदियों किनारे बसे लोगों को दूसरी जगह पर भेज देना, और बाढ़ के मैदान है वहाँ जनसंख्या को, बसाव को कम करना, ताकि लोग बसे ही ना वहाँ ज़्यादा और नुकसान ज़्यादा ना हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो आता है वो है भूकंप किसे कहते हैं। देखो यार, पृथ्वी का हिलना, पृथ्वी पर कंपन महसूस होना ही भूकंप है, और भूकंप के कारण होते हैं खास करके प्लेट विवर्तनिक जो होती हैं, और ज्वालामुखी विस्फोट हो गए, चट्टानों का आपस में खिसकना, या फिर माइंस जो खनन होता है उसके कारण भी आपका भूकंप की स्थिति बन जाती है। खासकर प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है उसके कारण काफ़ी भूकंप आपका आता है। क्या परिमाण होता है या क्या परिणाम होता है? परिमाण और परिमाण एक ही चीज़ है, ठीक है। परिणाम यहाँ पे जनधन की हानि होती है, जनमाल की हानि होती है, भूस्खलन ज़मीन का धस जाती है, और अक्सर आग लगने की, जो आग लग जाती है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तट संबंध जो तट इलाके हैं वो टूट जाते हैं, और वहाँ बाढ़ भी आ सकती है, आग भी लग सकती है, और महासागरों में भारी प्रलय की स्थिति और सुनामी की स्थिति भी लगभग आ जाती है। साथ ही साथ दोस्तों सारी की सारी जो आपके क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए हैं। बिल्कुल 1 से 1.5 घंटा लगभग बोलने में लगातार वीडियो आपके लिए बनाई है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो, और ज़्यादा से वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ।